हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू इंडेक्स 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये काफी इजी इंडेक्स है। ये इतना इजी इंडेक्स है कि अगर आपने इसकी हेडिंग को भी अच्छे से समझ लिया ना तो ये कंप्लीट इंडेक्स आपका इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस हेडिंग के अलावा इतना कुछ बचता नहीं है इंडेक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग से ही। इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ? सबसे पहले रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब कि सर ये रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पे थोड़ा सा दूसरी सीट पे लेके जाके रिपोर्टिंग पीरियड, ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आपने रिपोर्ट प्रेजेंट की है, जिस पीरियड के लिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की है, उस पीरियड को कहते हैं हम रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब कि आपने रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट की है जिस भी पीरियड के लिए, उसी पीरियड को कह देंगे हम रिपोर्टिंग पीरियड। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, कुछ फाइनेंशियल ईयर, आप फाइनेंशियल ईयर वाइज रिपोर्टिंग करते हो, फाइनेंशियल ईयर की वाइज, ठीक है। तो आपका ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। आप इंटरिम पीरियड के लिए भी रिपोर्ट करते हो, किसी भी पीरियड के लिए कर सकते हो, ठीक है। आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, 6 मंथली भी करते हो, उसके अलावा भी कुछ और पीरियड सिलेक्ट करके करते हो, ठीक है। तो आपके लिए वो इंटरिम पीरियड भी क्या हो गया? रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। इस इंडेक्स के लिए बात कर रहा हूं, कौन से? इंडेक्स 10 के लिए, ठीक है। सर रिपोर्टिंग पीरियड तो समझ आ गया, मतलब जिस पीरियड के लिए भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रेजेंट हो रही होंगी उसी पीरियड को कहेंगे हम रिपोर्टिंग पीरियड। तो अभी एक बार दोबारा से हम यहाँ पे नोट्स पे चलते हैं, यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रॉड में इस डेफिनेशन को समझेंगे। अब बात करेंगे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की बात करते हैं। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, सर ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है जी? चलते हैं अभी दोबारा से इसके अंदर। अगर मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं कि एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरा 1 अप्रैल से लेके 2020 से मेरा कोई पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक का मेरा एक फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मान लो फाइनेंशियल ईयर वाइज रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो मेरा ये 31 मार्च 2021 को पीरियड एंड हो गया, यहां पे पीरियड एंड हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि मेरा जो ये वाला पीरियड है, इस पीरियड को कह सकता हूं मैं कि ये मेरा रिपोर्टिंग पीरियड हो गया, ये मेरा रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? जिस भी पीरियड के लिए मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं, रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उस पीरियड को कहते हैं हम रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। मैं इस ईयर के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, कौन से? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो मेरा ये वाला पीरियड क्या हो गया? रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। तो अब आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मतलब कि यहां से बाद वाला पीरियड वो मेरा रिपोर्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। जैसे मान लो आज मेरा 2025 चल रहा है, तो मतलब कि 31 मार्च 2021 से लेके आज तक का पीरियड क्या मेरा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा? नहीं 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 नहीं, इतना लंबा नहीं जाना। इतनी पुरानी बातें क्यों याद रखते हो यार? पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। तो सर आप ही तो बोल रहे थे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, हमें डेफिनेशन से तो यही लगता है कि मतलब जिस दिन मेरा रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो गया, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब ये तो मेरा रिपोर्टिंग पीरियड था, इस रिपोर्टिंग पीरियड के बाद वाला पीरियड सर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। नहीं नहीं, आपको इतना नहीं लेके चलना, इतना पुराना भोज नहीं लेके चलना है। सर कितना लेके चले? फिर मैं बताता हूं कितना लेके चलना आपको। इसके लिए आगे अगर मैं चलूं यहां से, मान लो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, इसको ना एक काम करता हूं, यहां पे डेट लिखता है, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उनको अप्रूव किया, या फिर कोरस्पोंडिंग कोई और जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह होती है उसमें पार्टनर्स वगैरह करते हैं अप्रूव, ठीक है। उनके लिए वो जैसे कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं अप्रूव, ठीक है। तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव की, या फिर कोरस्पोंडिंग कोई भी अथॉरिटी होगी जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगी उसने, जैसे पार्टनरशिप के फर्म के केस में पार्टनर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव लिख दिया एक बार, वो भी मान लेना कोरस्पोंडिंग अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का केस है, मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस दिन पे अप्रूव की है, तो सिर्फ जो ये वाला पीरियड होगा ना आपका, ये वाला पीरियड होगा जो यहां से लेके, जो ये वाला पीरियड होगा ना यहां से लेके यहां तक का, सिर्फ इसको ही कहेंगे हम आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब कि जिस दिन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ने अप्रूव कर दी है, रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने की डेट से लेके जिस दिन मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी है, उस पीरियड तक के पीरियड को ही कहते हैं हम आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो सर इस पीरियड को कुछ कहेंगे क्या हम? क्योंकि ये भी तो आया है हमारा पीरियड, तो आया ये भी आफ्टर द रिपोर्टिंग,
अरे इंडेक्स 10 नहीं डील करता यार इसके साथ, क्यों इसको बार बार लेके आ रहे हो? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब अप्रूव कर दी, कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दी, उसके बाद वाले पेड़ को गोली मारो, मिट्टी डालो उसके ऊपर, इस पेड़ के ऊपर मिट्टी डालो, इसकी जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे सिर्फ इस पेड़ की। तो मतलब कि सर मेरे को अभी समझ आ रहा है, तो हमें यह बताओ कि हमारे जो इंडेक्स 10 अप्लाई होता है वो कौन से पीरियड के ऊपर अप्लाई होता है? वो सिर्फ इस पीरियड के ऊपर अप्लाई होता है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। और हमारा इंडेक्स 10 जो इसके बीच में इवेंट्स होंगे ना, जो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में इवेंट्स होने वाले हैं ना, सिर्फ उनकी ही बातें करेगा कि हमारा कौन सा इवेंट एडजस्ट होना चाहिए इस पीरियड के अंदर। अब कंप्लीट डेफिनेशन थी ना, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि जो इवेंट्स इस पीरियड के बीच में हुए होंगे सिर्फ उनके बारे में ये वाला इंडेक्स 10 बात करेगा। तो क्या बात करेगा सर? जो इवेंट्स हुए होंगे इस पीरियड के बीच में बट वो एडजस्ट हो जाएंगे इस पीरियड में, रिपोर्टिंग पीरियड में, समझे? मतलब कि हुए इस पीरियड में एडजस्ट होंगे इधर। तो सर क्या सारे इवेंट्स एडजस्ट होंगे? नहीं, कुछ कुछ इवेंट्स एडजस्ट होंगे। तो सर कौन से वाले होंगे? उसके लिए अभी शांति रखो, बात करते हैं आगे, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा हम आपसे इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अभी आपको यह समझना है कि इसके अंदर जो इवेंट्स होंगे उनमें से कुछ इवेंट्स इस पीरियड में एडजस्ट हो सकते हैं। अब हमारा इस इंडेक्स में यही बचता है कि कौन से इवेंट्स हैं जो एडजस्ट होंगे और कौन से इवेंट्स हैं जो एडजस्ट नहीं होंगे। तो सर ये इवेंट्स तो एडजस्ट होंगे नहीं, तो क्या इनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट तब होंगे ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो वाले होंगे जो इस पीरियड में हो रहे हैं। हम सिर्फ आंसर इस इंडेक्स में इन पीरियड के अंदर होने वाले इवेंट्स का ही बताएंगे, इसके बाद वाले के तो ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो ना एडजस्टिंग रहेंगे ना नॉन एडजस्टिंग, समझे? मतलब कि इसके बारे में तो बात ही नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया उसके बाद तो कोई बात ही नहीं होगी इसके बारे में, समझे? और सर एक और बात बताओ, कई बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार यहां पे अप्रूव कर दिया तो उसके, चलो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, अभी एकदम से इतना प्रेशर नहीं डालेंगे आपके ऊपर, थोड़ा धीरे 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 धीरे। स्कोप, इसका स्कोप क्या है? इंडेक्स 10 कहां कहां एप्लीकेबल हो जाता है? दिस स्टैंडर्ड शेल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग, ये एक तो अकाउंटिंग बताएगा, एक डिस्क्लोजर्स, किसके? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि 31 मार्च से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब तक अप्रूवल कर दिया था उसके बीच में जो इवेंट्स हो रहे थे उनकी क्या अकाउंटिंग होगी, उनका क्या डिस्क्लोजर होगा, उसके बारे में ये इंडेक्स कवर करता है। सर लग गया पता? अब तो ऑब्जेक्टिव समझा दो बस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रेस्क्राइब करता है कि कब, व्हेन टू एडजस्ट, किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किसके लिए? जो इवेंट्स होंगे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो अभी करवा के आ चुका ना उधर दूसरी सीट पे समझाया था, वही सब लिखा हुआ है और कुछ और नया नहीं है, सिर्फ वही समझा रहा हूं मैं आपको। व्हेन टू एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होंगे उनको कब एडजस्ट किया जाएगा और कौन से इवेंट्स को एडजस्ट किया जाएगा, वही ये बताता है इंडेक्स, वही प्रेस्क्राइब करता है ये इंडेक्स। और साथ में डिस्क्लोजर्स बताता है जो कि एंटिटी को देने होते हैं, कब? डिस्क्लोजर्स बताएगा जो एंटिटी को देने होते हैं कब, किस किस रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स बताएगा ये। एक तो डेट कि कब वो अप्रूव हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्यों जरूरी है सर? वो डेट की डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है? ताकि आपके यूजर्स को पता तो लगे कि इस डेट तक के इवेंट्स जो भी हुए होंगे एडजस्ट होने वाले, वो एडजस्ट हो चुके हैं। अप्रूव के बाद वाले अगर कोई इवेंट्स आपको दिख भी रहे होंगे ना, वो एडजस्ट नहीं हुए हैं, ताकि आपके यूजर्स को करेक्ट ये पता लग सके कि कौन से इवेंट्स एडजस्ट हो चुके होंगे इसमें। और इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इसका भी डिस्क्लोजर करना होगा, मतलब कि कौन से इवेंट्स हैं जो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वाले हैं, आपको पता लग जाए, मतलब यूजर्स को, और किस डेट तक के इवेंट्स हैं वो पता लग जाए, समझे? ये डिस्क्लोजर जरूरी है। और साथ में ये भी बताना जरूरी है कि ये इंडेक्स ये भी बताता है कि नोट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गोइंग कंसर्न बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, बट अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है गोइंग कंसर्न अजम्पशन,
तो आपको गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करनी है, उसको अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर करना है। समझे? यही लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशंस में तो और कुछ है नहीं इतना खास। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ये क्या होता है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड? आपको बताया था जो भी पीरियड होता है, मान लो आपका कोई भी फाइनेंशियल, मान लो मैं इंटरिम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मान लो मैं फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2025 से लेके कब तक की, अप्रैल मई जून 30, मतलब 3 मंथ्स की कर रहा हूं, क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहा हूं। कोई भी पीरियड हो सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रहेगा। तो इसमें ये बताओ मेरे को स्टार्ट कब हो रहा है ये पीरियड, इस डेट को, एंड कब हो रहा है ये। तो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा हुआ? आपका रिपोर्टिंग पीरियड तो ये हो गया, और स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये वाला हो गया, और एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये वाला हो गया। ठीक है, तो यही लिखा है, दिस इज द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब जिस दिन की बैलेंस शीट एंड हो रही है। ठीक है, मतलब 31 मार्च एज ऑन। और इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड यह क्या होता है सर? दीज आर इवेंट्स, ये वो इवेंट्स होते हैं जो जो बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। सर यहां पे समझाता हूं आपको। अब हम बात कर रहे थे ये वाले इवेंट्स की, बात करेगा, इसको कहते हैं हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो इसके बीच में चाहे इवेंट्स मेरे एंटिटी के फेवर में हो या अनफेवर में हो, मतलब फेवर में हो या ना हो, मेरे को उसको एडजस्ट करना होगा। अगर वो एडजस्टिंग इवेंट होगा तो इस पीरियड में एडजस्ट करना होगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो अनफेवरेबल है या फेवरेबल है, मैं हर इवेंट को बराबर से तोलूंगा। ये इंडेक्स भेदभाव नहीं करता है, ये इक्वालिटी को वो लेके चलता है कि अगर अनफेवरेबल को तुम ट्रीट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो चाहे वो फेवरेबल भी होता तब भी करना होगा। ये समझे? दीज आर इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। कौन से? दैट अक्कर, जो अक्कर होते हैं कब? बिटवीन एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि 31st जो एंड होता है आपका रिपोर्टिंग पीरियड का, उससे और जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर दिया जाता है, उसके बीच के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको कहते हैं हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। और डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जिस दिन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के केस में अप्रूव कर देते हैं, वही लिखा है, दिस इज द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ कंपनी। और भी लगा हुआ है, बाय कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी अदर एंटिटीज के केस में। सर समझ गए, समझ गए। ये तो अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उस चार्ट के थ्रू समझाया था सिर्फ वही समझाया अभी। तो इसके आगे भी इतना कुछ नया नहीं है, वही चीजें चलेंगी सिर्फ। तो अब कुछ इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कवर करते हैं। तो ये वाला इलस्ट्रेशन तो हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि इसको अभी कवर नहीं करवा सकता मैं आपको। तो अभी बात करते हैं हम एग्जाम्पल 1 और 2 की, उसके बाद एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। ऐसे स्टडी मैट का एग्जाम्पल 1 2 1 2 1 2 1 2। The financial year of an entity ends on 31st March 2002 को एंड होता है if the board of directors approve the financial statements on 15th May 2002 after the reporting period will be the period between, देखो इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी कब एंड हो रहा है, इस डेट को, ये होगा एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब अप्रूव किया ये 15th मई को, तो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वाला पीरियड कौन सा हो गया आपका? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2002 से लेके 15th मई 2002 तक के पीरियड को कहेंगे हम आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है सर, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विल बी द पीरियड बिटवीन, ये जो हमने लिखा है, एंड द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड बी कंसिडर्ड एज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जो इसके बीच में इवेंट्स होंगे उनको ही कहेंगे हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, जो इसके 15 मई के बाद वाले होंगे इवेंट्स, उनको क्या कहेंगे? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहेंगे या नहीं कहेंगे? बोलो। नहीं, उनको नहीं कहेंगे। सिर्फ इसके बीच में जो पीरियड के अंदर होंगे ना इवेंट, उनको ही कहेंगे हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। समझे? कहीं किसी को भी ऐसे नहीं कुछ भी कहते, सभी को आई लव यू नहीं बोलते होते। सिर्फ जो एक आपके टाइम के पीरियड में आती है, जो इंडेक्स 10 ने बोला है, सिर्फ उसको ही आप आई लव यू यहां नहीं बोलना है, यहां तो रिपोर्टिंग पीरियड बोलना है उसको, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड।
जो स्पीड के बीच में आते हैं सिर्फ उनको ही कहोगे आप इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग। एग्जांपल 2, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इन इट्स मीटिंग ऑन 5 मई 2001 को। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब हो रही है? 5 मई को। ये क्या करते हैं? अप्रूव कर देते हैं इस डेट को। वाह जी वाह। फॉर द ईयर एंडेड, कौन से पीरियड के लिए? इस पीरियड के लिए। तो मेरा एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हो गया ये, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। और ये वाला बीओडी का अप्रूवल हो गया। तो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड वाला पीरियड कितना हो गया मेरा? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2001 से कौन से पीरियड तक का? 5 मई। ये वाला पीरियड हो गया आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड and issues them to the shareholder. The financial statements are adopted by the shareholders in its AGM on। ये shareholders ने कब अडोप्ट की है इनको? क्या ये मैटर करेगा मेरे लिए? नहीं, ये बेकार की बातें बहुत लिखी होंगी, इसलिए मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, उलझाया नहीं है कि कौन कौन अप्रूव करता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब अप्रूव की है शेयरहोल्डर्स। अरे यार किन का नाम ले रहे हो यार? मत लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी बात करो। दी डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, ये होगी डेट ऑफ अप्रूवल कौन सी? 5 अप्रैल। समझे? और कौन सा करना था मैं? इंडेस और क्वेश्चन एग्जांपल। फर्स्ट हो गया मेरा, सेकंड हो गया। अब बात करते हैं एग्जांपल थर्ड की, इलस्ट्रेशन फर्स्ट और थर्ड की। ऑन 18 मई 2002 को क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी अप्रूव्स। हमने क्या देखा था? डेट ऑफ अप्रूवल कौन सी होती थी? जिस दिन कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, और अदर एंटिटीज के केस में कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स हो जाते हैं। अब मतलब कि कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है उसने अप्रूव कर दिया ना, उसने अप्रूव कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? मैनेज करते हैं। तो मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगी? जो मैनेज करती है उसको, वही तो होगी। पार्टनरशिप को कौन मैनेज करते हैं? पार्टनर्स। समझे? ये लिखा है मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी अप्रूव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने अप्रूव कर दिया फॉर इशू टू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द सुपरवाइजरी बोर्ड इज मेड अप सोनली ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड में इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर आउटसाइड। ठीक है, इन्होंने सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर बताया कि कौन कौन आ रहे हैं। द सुपरवाइजरी बोर्ड अप्रूव कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस डेट को। मेरे को बताओ, सुपरवाइजरी बोर्ड से पहले मेरा यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। ये कौन आ गए? मेरे मैनेजमेंट आ चुके हैं। और सुपरवाइजरी बोर्ड में कौन कौन आ रहा है? मेरा नॉन एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। मैं इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर आउटसाइड इंटरेस्ट। मेरे लिए मैटर नहीं करता ये। मेरे को देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, अगर हैं तो किसमें? उस कमेटी का कुछ भी नाम दे, उस बोर्ड का कुछ भी नाम दे। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी मेरी वही है। तो ये सुपरवाइजरी बोर्ड नहीं है। मेरा मैनेजमेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको, बिजनेस को, उस एंटिटी को, वो कब अप्रूव कर रहे हैं? कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया वो डेट हो जाती है। और अदरवाइज पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप कर देते हैं। और अदर केस में कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी जो होगी, मतलब जो मैनेज कर रही होती है वही करती है ना। इस केस में देखते हैं, दी सुपरवाइजरी बोर्ड अप्रूव्स दी। ठीक है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर एंड अदर्स ऑन। किस दिन अप्रूव करी है, किस दिन अवेलेबल कर रहा है शेयर होल्डर को? अरे भाई नहीं मतलब करता है। दी शेयर होल्डर्स अप्रूव दी फाइनेंशियल, कब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव की? नो मैटर। एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देन, अरे किस दिन फाइल कर रहे हैं को मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को तो लव है बस जो मैनेज कर रहा है उनसे। दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड फॉर इशू, कब की मानी जाएगी? 18 मई को, इस डेट को, जिस दिन आपकी मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दी है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी यही है, मैनेजमेंट ही होती है आपकी कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। ये लिखा हुआ डेट ऑफ मैनेजमेंट अप्रूवल फॉर इशू टू दी सुपरवाइजरी बोर्ड। इंडेक्स लैंग्वेज लिखता है उसको कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है,
तो मतलब कि अल्टीमेटली वो होते हैं मैनेजमेंट करने वाले, जो मैनेज करते हैं आपके बिजनेस को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जैसे उसके में। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, जल्दी से, व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल? आपकी डेट ऑफ अप्रूवल क्या होगी? फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम, इन्होंने रिपोर्टिंग पीरियड दिया है 2001-2 का। इन ए सिचुएशन वेयर फॉलोइंग डेट्स आर अवेलेबल, इन्होंने कुछ डेट्स दिए हैं। कंप्लीशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीशन हो जाता है 28 मई 2002 को। बोर्ड रिव्यू और अप्रूव करता है कब? मेरे लिए तो यही है, सिर्फ यही है मेरा, है जो भी है। बोर्ड ने कब अप्रूव किया? मैं तो, निगाहें मेरी उसे ही ढूंढती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड कब अप्रूव करता है, समझे? और अदर एंटिटीज के केस में कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है उसका नाम देखता हूं। अगर नहीं दिया हुआ तो जो मैनेज करने वाली है मैनेजमेंट, वो कब अप्रूव करती है वही देख के उसको निपटा देता हूं। यहाँ पे बोर्ड का लिखा हुआ इन्होंने कि बोर्ड ने कब अप्रूव किया, कब? 19 जून को। इसके बाद की 36 कहानियां लिखी होंगी, मेरे लिए कुछ मैटर ही नहीं करता है। अवेलेबल टू शेयर होल्डर, भाई मेरे को मैटर ही नहीं करता, नो मैटर, नो मैटर। मेरे लिए तो यही है सिर्फ, वो 19 जून यही डेट ऑफ अप्रूवल है, 19 जून डेट ऑफ अप्रूवल। तो क्या आपका आंसर डिफर कर जाएगा इफ द एंटिटी इज ए पार्टनरशिप फर्म? इस केस में हम क्या देखेंगे? अब कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगा? पार्टनर्स, जिस दिन आपके पार्टनर अप्रूव कर देंगे। इफ द एंटिटी इज पार्टनरशिप फर्म, द डेट ऑफ अप्रूवल विल बी द डेट व्हेन द रेलेवेंट अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ सच एंटिटी अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, दैट इज द डेट व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब रेलेवेंट कौन सी है? इसमें पार्टनर्स होते हैं फर्म के केस में, समझे? वही लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, जो से क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल। इलस्ट्रेशन थर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अप्रूव्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये रिपोर्टिंग पीरियड देखा कौन सा? 1-2। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कब अप्रूव किया है? हमारी तो निगाहें इसे ही ढूंढती हैं, 15 जून 2002 को। मेरा कौन सा होगा ये डेट ऑफ अप्रूवल? द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड डिस्कवर्ड ए मेजर फ्रॉड and decided to reopen the books of account. The financial statements are subsequently approved by the board of directors on 30th June 2002. What is the date of approval for issue? इन्होंने क्या कहा है आपको? मैनेजमेंट ने डिस्कवर की है कुछ मेजर फ्रॉड को और डिसाइडेड टू रीओपन दी बुक्स। इन्होंने क्या किया? रीओपन कर दिया बुक्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सब्सिक्वेंटली अप्रूव किया है बीओडी ने। कब? 30th जून 2002 को। अरे सर इसमें तो 2-2 बार अप्रूव हो गई है, इसमें क्या करूं? पतली गली से निकल जाऊं या कुछ करके आऊं इसका एग्जाम में? 15 जून को, एक 30 जून को 2-2 बार अप्रूव कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, इसके अंदर इतना घबराना नहीं है। आप ये देखो कि अल्टीमेटली अप्रूव कब हुई है, जो फाइनल अप्रूवल ये हुआ ना, अगर आपने ये अप्रूव की थी तो उसके बाद तो चेंज हो चुका। फाइनल कब हुई? फाइनल तो ये अप्रूव हुई, जो मतलब फाइनल अप्रूव की डेट देखेंगे हम, कितनी बार, 10 बार कर दें यार अप्रूव, क्या मैटर करता है? जो फाइनल डेट होगी मेरी वही होगी, यही आएगी, समझे? 30 जून आपकी डेट ऑफ अप्रूवल हो गई। इसको क्या करो आप, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये गलती मत करके आ जाना। कहाँ लिखा है इसका? ये देखो डेट ऑफ अप्रूवल। अब चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। हमारे कौन से हो चुके हैं? एग्जाम्पल हो चुका है, फर्स्ट हो चुका, थर्ड हो चुका, सेकंड में आपको आगे कवर करवाऊंगा, अभी नहीं करवा सकता इसको सेकंड को। सर अभी बात कर ली हमने, बहुत सारी अच्छे क्वेश्चंस भी कर दिए हैं काफी। अब बात करते हैं कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। अभी बात कर रहे थे इवेंट्स की, तो इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? ये आपके एडजस्टिंग हो सकते हैं और एक नॉन एडजस्टिंग, दो तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। सर एडजस्टिंग क्या होता है? नॉन एडजस्टिंग। जो एडजस्टिंग होते हैं मतलब जो पीरियड के अंदर बताए थे कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में इवेंट्स हुए हैं
जो एडजस्ट हो जाएंगे, होएंगे कौन से रिपोर्टिंग पीरियड में, उनको तो कहते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट, और जो नहीं होंगे वो हो गए मेरे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर अब कौन से इवेंट को एडजस्ट करना है ये तो बताओ। चलो करते हैं बात। आप इतनी बार बोल चुके हो तो आपकी बात भी ना मानू तो इसकी मानूंगा फिर। These are events that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period. ये वो वाले इवेंट्स होते हैं जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उन कंडीशंस का जो एग्जिस्ट करती थी आपकी रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे। अभी समझ नहीं आया होगा आपको, और एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू भी समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी चीजें। जैसे मान लो मेरा कुछ भी एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ, ठीक है, एक बार ये वाला कवर करवा देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट दीज इवेंट। तो आपको जो एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे ना, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये एडजस्टिंग इवेंट्स होते कौन से हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसका करना क्या है, सबसे पहले इसका करना क्या है, इसको आपको एडजस्ट करना होगा। कौन सी, जो आपके रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनेंस ईयरली हो या हाफ ईयरली कोई भी हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इसको एडजस्ट करना होगा ताकि इनकी रिफ्लेक्शन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साफ देखी जा सके, ठीक है। These events provide new or better evidence about a situation that was already present on 31st March. They confirm something that was uncertain at year end. तो ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, अनसर्टेन। जैसे कि अब एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, उसमें आपका ये वाला पॉइंट भी कवर होगा एग्जांपल्स के साथ में, ये वाला भी होगा कवर, और एग्जांपल्स तो हो ही जाएंगे हमारे कवर। जैसे लिटिगेशन सेटलमेंट, द सेटलमेंट ऑफ ए कोर्ट केस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड that confirms the entity had a present obligation at the end of the reporting period. The provision for this would need to be adjusted. अभी समझाता हूं आपको। ये देखो मेरा ये पीरियड होता है स्टार्ट 1 अप्रैल 2021 से, ये मेरा हो गया 31 मार्च 2022 को, ये मेरा पीरियड एंड हो गया। और इसके बाद वाला जो ये थोड़ा सा पीरियड दे रखा है मेरा, ये वाला पीरियड हो गया मेरा, इस दिन मेरे को क्या हुआ, इस दिन मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया, समझे। तो इसके बीच में कुछ होना था। अब सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये एंड होना हुआ ना पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग पीरियड में क्या था मेरे पास, और इवेंट हुआ यहां पे, इवेंट हुआ यहां पे, बट कुछ कंडीशंस थी मेरे पास यहां पे, तो उन कंडीशंस की बात करते हैं। तो एक बार मैं जस्ट वाटर ड्रिंक करता हूं। देखो आपका जो ये पीरियड है ना, जिस दिन ये एंड हो रहा था, रिपोर्टिंग पीरियड का एंड हो रहा था, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने तक मेरी कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को ही हो, इससे पहले मतलब इस पीरियड के बीच में कोई कंडीशन हुई है। कंडीशन जैसे कि मान लो जैसे ये सेटलमेंट ऑफ ए कोर्ट केस, एक कोर्ट केस था, मान लो कोर्ट केस हुआ था इस पीरियड के बीच में, रिपोर्टिंग पीरियड के बीच में मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है। अब उसका मेरे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता था, पॉजिटिव भी आ सकता था। ये इस पीरियड के बीच में तो आया नहीं, ठीक है, तो इसको इसलिए मैं यहां पे कुछ इंपैक्ट दे नहीं पाया था। अब इसका रिजल्ट कब आया मेरा, इसका रिजल्ट आया मेरे इस पीरियड के बीच में, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बीच में इसका रिजल्ट आ गया, मतलब कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, चाहे मेरे फेवर में आए चाहे फेवर में ना भी आए, कुछ भी हो, मेरा वो इवेंट रहेगा एडजस्टिंग इवेंट। मतलब कि यहां पे कुछ होना चाहिए उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए, मतलब पुरानी स्टोरी होनी चाहिए इस पीरियड में, कुछ नया होगा इवेंट, तो उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब कि कुछ ऐसा उसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ अनसर्टेनिटी होनी चाहिए मेरी, ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड के बीच में। ये लिखा हुआ है दीज इवेंट्स प्रोवाइड न्यू और बेटर एविडेंस,
इसने एविडेंस दे दिया कि आपका ये फेवर में आया अनफेवर में आया जो भी, ठीक है। इसने क्या दिया, न्यू और कुछ बेटर एविडेंस दे दिया आपको। यहाँ पे मान लो लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था कि आपका हारने वाले हो, यहाँ पे हारने वाले हो, बट अनसर्टेन था। तो यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट आ गया, तो आपको बेटर एविडेंस मिल गया कि हाँ अब आपका कांड हो चुका है, ठीक है। न्यू और बेटर एविडेंस अबाउट ए सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, जो यहाँ पे सिचुएशन थी आपकी रिपोर्टिंग पीरियड के बीच में, दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन 31 मार्च। और ये 31 मार्च तक ना आपकी खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। जिस दिन आप जिस पीरियड की रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक की, 31 मार्च इस केस में है, ठीक है। मान लो कुछ और पीरियड होता तो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड कह सकते हो आप इसको, कि एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे भी वो मेरी अनसर्टेन थी, ठीक है, अनसर्टेन थी, मैं नहीं उसको बता सकता था। उसके रिगार्डिंग बाद में कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि उसकी वजह से मेरे को कुछ बेटर एविडेंस मिला है, जिससे कि वो साबित हो गया कि हाँ इसका ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसको मेरे को एडजस्ट कर देना चाहिए उस पीरियड में, रिपोर्टिंग पीरियड में। ये लिखा है देखो, न्यू और बेटर एविडेंस अबाउट ए सिचुएशन दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन, दे कंफर्म समथिंग दैट वाज अनसर्टेन एट ईयर एंड। मतलब कि मेरा यहाँ पे चल रहा था कांड, केस चल रहा था, एक कोर्ट केस, ठीक है। अब मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि इसका क्या करूं ट्रीटमेंट, बट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब तक मेरी अप्रूव नहीं की थी तब तक मेरे को उसका पता लग गया कि ये हुआ है, तो इसके अंदर मेरे को एडजस्टमेंट उसकी करनी चाहिए ना। जी हाँ, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो यही होते हैं एडजस्टिंग इवेंट। मतलब कि इस पीरियड में, रिपोर्टिंग पीरियड में ऐसी कुछ सिचुएशन या कंडीशन होनी चाहिए, और उस सिचुएशन या कंडीशन से रिलेटेड इवेंट होता है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, और तब उसको कहते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट। और जो ये कंडीशन, ये सिचुएशन थी ना इस पीरियड में, वो 31 मार्च, मतलब जिस भी एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे वो मेरा अनसर्टेन था फिर भी। और उसके बाद जो आया ना, उसने मेरे को एक पक्का सबूत या फिर कुछ उससे बेटर एविडेंस दे दिया, ठीक है। कुछ बेटर उसके बारे में मैं ज्यादा अच्छे से अनसर्टेनिटी को कम कर दिया है, ये कह सकते हो, या फिर कंप्लीटली रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। यहां पे है, यहां पे है, तब होगा एडजस्टिंग। अगर सिर्फ यहां पे है, यहां पे कोई कंडीशन या सिचुएशन नहीं है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं हुआ। उसके भी आगे बात करेंगे, उसको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। अभी इसका जैसे सेटलमेंट ऑफ ए कोर्ट केस, इसकी डेफिनेशन भी करूं, ये ऐसे इवेंट होते हैं जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। यहां पे एविडेंस दिया ना इसने कि आपका जो रिजल्ट सोच रहे थे कि आपका ये होगा वो होगा, वो आ चुका है। उसने आपको पक्का एविडेंस दे दिया कि आप ये केस हार गए हो या जीत गए हो, ठीक है। मतलब इसने एविडेंस दे दिया हमें, ओ किसका, जो कंडीशन यहां पे थी कि आपको लग रहा था कि यहां पे यार जीते हैं, क्या करेंगे, कैसी सिचुएशन थी, एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग। बस समझे, यहां पे कहने का मतलब है जो रिपोर्टिंग पीरियड में होगी कंडीशन या सिचुएशन, उसके रिगार्डिंग ही कुछ सर्टेनिटी मिलती है मेरे को बाद में, उसको ही कहेंगे हम एडजस्टिंग इवेंट। अगर इसके बाद मिली है तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेरे से तुम कुछ सुन के मानोगे, मैंने क्या कहा था, इंडस्ट्रेन सिर्फ इसकी बात करता है, ये इसके बाद हुआ होगा तो सर उसका क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे क्या? अरे भाई ये इस नेक्स्ट पीरियड में जाएगा। यहां पे बात सिर्फ इन इवेंट्स की हो रही है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी अप्रूव नहीं की थी पिछले पीरियड की, तो हमें इसके अंदर एडजस्ट कर देना चाहिए अगर उस टाइम पे कुछ कंडीशंस वगैरह थी, क्योंकि इससे बेटर यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब उनको एक तो ये दिखे कि ये कोर्ट केस चल रहा है, जिस दिन आपने प्रेजेंट की है इंफॉर्मेशन उस दिन आपको पता लग गया कि ये कोर्ट केस आप हार चुके हो, तो आपको बताना चाहिए, उसको एडजस्टमेंट करनी चाहिए उसकी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यूजर्स को पता रहेगा कि हाँ ये वाला केस ये हार चुके हैं, अगर जीत चुके हैं तो वो भी, समझे। अब इसके बाद वाले वो तो इससे नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी नेक्स्ट पीरियड की, उसमें करो उसको तो कंसीडर। सभी का थोड़े इसमें ठेका ले रखा हमने। अब इसका एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन फोर्स भी करके आते हैं जल्दी से। एक ये देखो, ये करवाऊं पहले रीड, द सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट कंफर्म्स द एंटिटी हैड ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, द प्रोविजन फॉर दिस वुड नीड टू बी एडजस्टेड।
ठीक है, इन्होंने वो लिखा है कि एडजस्ट होना चाहिए ये भी, अगर ऐसा कुछ कोर्ट केस है जिसका आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कुछ कंफर्म कर देता है कि हाँ ये ओब्लिगेशन बनी है इनकी या इनको राइट मिला है कुछ, ठीक है, तो बता देगा, तो उसको आपको एडजस्ट कर देना चाहिए। इलस्ट्रेशन 4 फिर चलते हैं ऐसे स्टडी मैट की। ए केस इज गोइंग ऑन बिटवीन एबीसी लिमिटेड एंड जीएसटी डिपार्टमेंट। एक एबीसी लिमिटेड और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच में कोई केस चल रहा है ऑन क्लेमिंग सम एग्जाम्पशन, कुछ एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग। कौन से पीरियड का? ये हो गया आपका रिपोर्टिंग पीरियड, इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग पीरियड। द कोर्ट इशूड द ऑर्डर ऑन, ये 15 अप्रैल 2002 को इन्होंने ऑर्डर दिया है, ठीक है। ये कब क्या हो गया आपकी इवेंट डेट, इवेंट किस दिन हुआ? इस दिन, ठीक है। अब ये डेट देखनी है मेरे को कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल कर रही है या नहीं कर रही। एंड रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द कंपनी, इसने कंपनी की क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। क्लेम मिल जाता तो उसके फेवर में हो जाता एंटिटी के, अब ये उसके अनफेवर में आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लाइबल टू पे एडिशनल टैक्स, तो कंपनी को एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2001-2 हैव बीन अप्रूव्ड ऑन, ये अप्रूव कब हुई है इसकी? ये देखो अप्रूव, यहाँ पे आप कहोगे सर इसमें कुछ डायरेक्टर्स वगैरह नहीं लिखा, यहाँ पे कोई और अप्रूवल की डेट दी हुई आपको? दी हुई है, नहीं दी ना, तो इसी को मानो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया, ये उसी की डेट है। ये वाली हो गई आपकी डेट ऑफ अप्रूवल। एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है आपका? ये था ना 31 मार्च 2002, तो आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा पीरियड हो गया? 1 अप्रैल 2002 से लेके ये 15 जुलाई 2002 तक के पीरियड को हम कहेंगे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब जो इवेंट हुआ है ये कब हुआ? 15 अप्रैल 2002 को, मतलब कि इस पीरियड के बीच में फॉल कर रहा है, हाँ, तो मतलब कि इसके ऊपर इंडेक्स 10 लग जाएगा मेरा। इसके अंदर ये देखने की ये क्या एडजस्टिंग है नहीं है। तो शुड द कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स इन द ईयर, तो इन्होंने पूछा है कि देखो एडजस्टिंग और ना होने का क्या मतलब है। अगर ये एडजस्टिंग हो गया तो जो पुराना पीरियड की रिपोर्टिंग हो रही है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, अगर ये एडजस्टिंग नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट फाइनेंस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह रिलीज होंगी, प्रिपेयर होंगी, तो उसके अंदर चला जाएगा वो, ठीक है, पुराने वाले में एडजस्ट नहीं होगा। तो अब पुराना पीरियड कौन सा मेरा? 2001-2, ठीक है, और नया पीरियड कौन सा है? 2002-3, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें एडजस्ट होगा या इसमें, ये था इसका और इसकी पीरियड के बीच में फॉल कर रहा है, ठीक है, और ये कोर्ट केस चल रहा था इनका, केस इज गोइंग ऑन बिटवीन ऑन क्लेमिंग सम फॉर द ईयर, ठीक है। ये कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा था, कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा था 2001-2 से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि कंडीशंस थी इसकी, रिपोर्टिंग पीरियड में केस चली जा रहा था 2001-2 में, ठीक है। जो हमारा इस पीरियड, ये रिपोर्टिंग पीरियड था मेरा, उस रिपोर्टिंग पीरियड के बीच में अंदर मेरा, ये मेरा रिपोर्टिंग पीरियड था मान लो 2001-2, इसके बीच में मेरा एक केस चल रहा था। ये मेरी सिचुएशन या कंडीशन मिल गई उस दिन, और उसके बाद इसमें मेरा उसका एक एविडेंस आ गया। उस दिन मेरा अनसर्टेन था कि ये जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, अब इस दिन मेरे को पता लग गया कि ये मैं हार चुका हूं, ये केस में हार चुका हूं, ठीक है, मेरे को एविडेंस मिल चुका है, ठीक है। तो इसको अब इसमें, अब यहां पे मैं, अगर ये ना आता मेरे पास एविडेंस, मैं बताता हूं आपको, अगर ये एविडेंस ना आता, ठीक है, तो क्या होता, मैं तो क्या इसमें ये सोच रहा होता कि जीत भी सकता हूं, नहीं भी जीत सकता, ठीक है। बट अब मेरे को एविडेंस मिल चुका है कि मैं हार चुका हूं, तो इसमें यही मान के करूंगा ना कि हार चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपको इसको एडजस्टिंग इवेंट 2001-2 में कर देना है, समझे? देखो अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया आपको, सिर्फ आपको अपने उस पर अगर लेके जाऊं, इसके अंदर जाके सिर्फ मैंने आपको एक तो ये लाइन समझाई है, इसमें कौन सा ये रिपोर्टिंग पीरियड होगा, ये मेरा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया, इसके अंदर जो भी इवेंट्स होंगे उसके ऊपर ही इंडेक्स 10 अप्लाई होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। तो ये वाले ना तो एडजस्टिंग होंगे ना नॉन एडजस्टिंग होंगे, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग होंगे तो सिर्फ ये वाले होंगे, ठीक है।
एडजस्टिंग कब होंगे, जब इससे जो इवेंट हुआ आपका उससे रिलेटेड अगर कुछ इवेंट कंडीशन या सिचुएशन इस पीरियड में है रिपोर्टिंग पीरियड में, तभी उस पीरियड को हम उस इवेंट को कहेंगे हम एडजस्टिंग इवेंट। अगर यहाँ पे इवेंट होता है बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन या सिचुएशन नहीं है उस इवेंट से रिलेटेड प्रेजेंट, तो मैं इस इवेंट को कहूंगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सिर्फ अभी तक ये बताया है, ठीक है। अब कोर्ट केस वाला बताया था, यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा था, मतलब कुछ और यहाँ पे रिजल्ट आया ना, तो उस रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ कंडीशन या सिचुएशन यहाँ पे मेरी प्रेजेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो आपने इसको क्या कहा, एडजस्टिंग इवेंट। तो मतलब वो इस पीरियड के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। अगर एडजस्टिंग पीरियड ना इवेंट ना होता तो जो 31 मार्च 2002 मतलब कि इसके बाद वाला पीरियड कौन सा होगा, 2021-22, तो आप इस रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट करोगे उसको, अगर यहाँ पे एडजस्टिंग नहीं होता तो। सिंपल है, इतना कुछ है नहीं। ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कब, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर आपको आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जो कि इंडिकेट करती है क्या, दैट द एसेट वाज इंपेयर्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी एसेट इंपेयर हो चुकी थी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक वो इंपेयर हो चुकी थी, तो आपको वो भी एडजस्टिंग इवेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इंफॉर्मेशन कब आई, बाद में, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में आई, और ये इंडिकेट क्या करती है कि आपकी एसेट इंपेयर हो चुकी थी कब, रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, तो उसको कहते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट। या फिर इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हुई है जो इंडिकेट करती है कि अमाउंट ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस फॉर दैट एसेट नीड्स टू बी एडजस्टेड, वो इंफॉर्मेशन मिली है, वो आपको क्या इंडिकेट करती है, वो कहती है कि आपने जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया था इंपेयरमेंट लॉस को, उसको एडजस्ट करना होगा, उसको एडजस्ट करना होगा। तो इसके भी एग्जांपल्स दिए हुए नीचे, तो इनकी बात करेंगे, मतलब एग्जांपल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हाँ वही, तो आपको एग्जांपल्स के एग्जांपल्स करने होंगे। यहाँ पे इसने दो बात की है कि आपको इंफॉर्मेशन मिली है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, वो क्या क्या इंडिकेट करती है। एक तो इंडिकेट करती है कि एसेट was impaired at the end of the reporting period, और एक वो इंडिकेट करती है आपको that the amount of a previously recognized impairment loss for that asset needs to be adjusted। ये दो पॉइंट दे रखे हैं इसमें इकट्ठे करके मर्ज करके, ये एसेट जो मिली है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो आपको इंडिकेट करती है कि जो अमाउंट था प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस का फॉर दैट एसेट नीड्स टू बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट करना होगा। तो एग्जांपल से बात करते हैं इसकी थोड़ी, इसकी एग्जांपल दे रहे हैं। अगर मान लो कोई बैंकरप्ट हो जाता मेरा कस्टमर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कब मिली, ये इंफॉर्मेशन आई मेरी, ये कब आई मेरी, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया, दैट अकर्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इन्होंने भी लिख दिया जो बैंकरप्ट हुआ मेरा कस्टमर, मतलब कि दिवालिया निकल चुका है मेरे कस्टमर का, कब, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में। यूजुअली कंफर्म, ये क्या कंफर्म करता है कि द कस्टमर वाज क्रेडिट इंपेयर्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वो रिपोर्टिंग पीरियड पे मेरा क्रेडिट इंपेयर्ड हो चुका था, मतलब ऐसी कुछ उस टाइम पे कंडीशन या सिचुएशन थी कि मेरा वो क्या था, अगर वो उस टाइम पे मेरी कुछ सिचुएशन वगैरह ऐसी थी, मान लो मेरा कस्टमर था, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, इतना ज्यादा लॉस हुआ था कि मेरे को लग रहा था कि वो क्रेडिट इंपेयर हो चुका है, तो उसको इसने कंफर्म किया, सिर्फ किसने, ये बैंकरप्सी हो गई उस कस्टमर की, तो इसने सिर्फ कंफर्म किया है किसको, जो वो क्रेडिट इंपेयर था, ठीक है। अगर क्रेडिट इंपेयर उस टाइम पे नहीं था, मान लो आग वाग ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड नहीं लगी, उसके बाद लगी है और उस वजह से वो बैंकरप्ट हो गया, तो क्या इसको कहेंगे हम एडजस्टिंग इवेंट, नहीं, तब नहीं कहेंगे। मतलब कि ये क्रेडिट इंपेयर्ड कब था, ये क्रेडिट इंपेयर्ड था अगर एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड में वो अगर क्रेडिट इंपेयर्ड था, मतलब कि हमें लगता था कि इससे जो पैसा आना है मे बी वो सारा रिकवर ना हो पाए। आपने तो इंडेक्स 109 कर चुके हो ना, हाँ वहां पे भी देखा था ना हमने, इंपेयरमेंट, ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लॉस अलाउंस, याद करो, वही बातें हो रही हैं। ये यहां पे मेरे को अगर लगता है कि आग वाग लगी थी मेरे उसके एम्प्लॉय, मतलब कस्टमर की फैक्ट्री में, कब, रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम पे, बट उस टाइम पे वो बैंकरप्ट नहीं हुआ था, बैंकरप्ट हुआ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, तो क्या किया, तो इसकी तरफ से मेरे को क्या लगता है कि अब कुछ पैसा आएगा, नहीं,
उस टाइम मैंने क्या किया होगा, कुछ पैसा प्रोविजन बना लिया होगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बना के डाल दिया होगा कुछ पैसा। बट जिस टाइम बैंकरप्ट हो गया उस टाइम मेरे को लग गया पता कि इससे अब एक पैसा नहीं मिलने वाला, तो क्या करना होगा मेरे को, रिपोर्टिंग पीरियड में एडजस्ट करना होगा। मतलब कि ऐसे एडजस्ट करना होगा कि ये पता लगे कि अब इससे कुछ पैसा नहीं आने वाला, रिकवरी इससे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करवाता हूं आपको, एग्जांपल 4। आईसीआई स्टडी मैट लॉस allowance for expected credit loss in respect of the amount due from a customer was recognized at the end of the reporting period in accordance with, ये देखो, loss allowance for expected credit loss allowance for expected credit loss in respect of amount due from a customer was recognized, कब रिकॉग्नाइज किया, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे इसने कुछ लॉस अलाउंस बना लिया उसका, मतलब कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो था उसका एक प्रोविजन वगैरह बना लिया उसने। ठीक है, इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग, इंडेक्स 109 में हम देख के आ चुके हैं कैसे बनाते हैं उसका प्रोविजन। सब्सिक्वेंट लिक्विडेशन ऑर्डर ऑन द कस्टमर इश्यूड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब कि उसके अप्रूवल होने से पहले वो आ चुका है क्या, सब्सिक्वेंट ऑर्डर, लिक्विडेशन ऑर्डर। लिक्विडेशन मतलब कि उसका वाइंड अप, लिक्विडेशन ये क्या हो गया, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब डेट ऑफ अप्रूवल से पहले आ चुका है, बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल मतलब कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में आ चुका है, ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में आ चुका है। तो इसकी कंडीशन पहले थी, पहले से थी मेरे पास क्या, हमारे को लग रहा था कि उसके ऊपर सारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक कस्टमर का, एक कस्टमर मतलब कि सिर्फ एक कस्टमर से रिलेटेड था मेरा, ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड एक कस्टमर का मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया था एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे, क्या, ये प्रोविजन कि मेरा पैसा डूब सकता है। कुछ मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिससे मेरे को लग रहा था कि इससे पैसा नहीं आने वाला, मे बी उसको बहुत ज्यादा लॉस हुए हो, या फिर मे बी उसको ये हुआ हो कि बहुत ही ज्यादा वाले क्या, मतलब आग वाग लग गई उसके, कुछ भी हो सकता है। तो सब्सिक्वेंट लिक्विडेशन ऑर्डर ऑन द कस्टमर issued before the date of approval of financial statements for the reporting period indicates that nothing could be received from the customer। तो जो लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया ना, सब्सिक्वेंट लिक्विडेशन ऑर्डर ऑन द कस्टमर इशूड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अब तो उससे कुछ भी नहीं आने वाला, पहले मैंने सिर्फ प्रोविजन बनाया था, तो मेरे को उस प्रोविजन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए ना, जो लॉस अलाउंस मैंने बनाया था पहले, लॉस अलाउंस, उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए कि जो मेरा कैरिंग अमाउंट पे कुछ इस कस्टमर से पैसा दिख रहा होगा आने का, लॉस अलाउंस माइनस करने के बाद भी, तो वो अब दिखना नहीं चाहिए, वो नील हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को कुछ मिलना ही नहीं है, तो क्यों दिखाऊं उसको, एडजस्ट करना चाहिए मेरे को पुराने में। ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया ना, मतलब कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में आ चुका है, उससे रिगार्डिंग कुछ कंडीशन पहले थी रिपोर्टिंग पीरियड में, तो एडजस्टिंग हो गया, तो इसको एडजस्ट करना चाहिए उसी पीरियड में, मतलब कि उसमें नहीं दिखना चाहिए मेरा वो कस्टमर बिल्कुल भी। दिस कंफर्म दैट द एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इज इक्वल टू, ये क्या कंफर्म करता है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है जो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल, सिर्फ एक उसी पर्टिकुलर कस्टमर पे, मैंने रेड में करवाया था ना, ये देखो एक कस्टमर, मतलब एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात हो रही है, ये एक तो जनरल प्रोविजन बनाया उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर की बात हो रही है, मतलब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी उससे रिगार्डिंग पहले ही एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे भी, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड में, कि हाँ इसका कुछ पैसा डूब सकता है, चाहे तो आग वाग लगी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, दे भी सकता था वो, बट इन्होंने साफ बोल दिया ना कि ईसीएल बनाया था उसका लॉस अलाउंस। तो वो क्या कंफर्म करता है, जो ये सब्सिक्वेंट लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया वो क्या कंफर्म करता है, दैट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज इक्वल टू, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा इज इक्वल टू इट्स ग्रोस कैरिंग अमाउंट एंड कंसिक्वेंटली द एंटिटी नीड्स टू एडजस्ट द लॉस अलाउंस फॉर द एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड सो दैट द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज जीरो। मतलब कि आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो जीरो हो जाए उसका, समझे, कब, पुराने रिपोर्टिंग पीरियड में उसकी नेट कैरिंग अमाउंट इतना आपको ईसीएल बनाना होगा उसमें, समझे, ये लिखा इन्होंने।
ये हो गया। अब ये सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर इन्वेंट्रीज की सेल होती है, अब आप क्या करते हो, जैसे बुक्स में होते हैं आपके, आपको क्लोजिंग स्टॉक शो करना होता है, उसको कैसे वैल्यू करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। ठीक है, आपने मान लो जब वैल्यू की थी कॉस्ट और एनआरवी, विच एवरेज लोअर पे वैल्यू करते हो। कॉस्ट थी मान लो उस दिन 100 रुपए की, और एनआरवी आई थी उस दिन मान लो मेरी 105 की, तो आपने इसको 100 रुपए पे 100 मतलब 100 रुपीज पे इसको प्रेजेंट किया होगा अपनी उसमें। तो मैं कहता हूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स थी ना, वो सेल हो गई है कब, डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल आने से पहले पहले वो सेल हो चुकी है। तो वो सेल हुई है मेरी सिर्फ 80 रुपीज में। तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनआरवी है वो 105 नहीं थी, तो उसको एडजस्ट करना चाहिए ना। हाँ, उसकी एडजस्टमेंट भी होगी, उसकी एडजस्टमेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये एनआरवी आपको लगता था कि इतने पे सेल हो जाएगी, बट हुई इतने पे। ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। द सेल ऑफ इन्वेंटरीज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मे गिव एविडेंस अबाउट देयर एनआरवी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये लिखा है कि अगर सेल हो जाती है आपकी, सेल ऑफ इन्वेंटरी कब, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में, तो एविडेंस देती है आपको, एक सर्टेनिटी देती है किसकी, एनआरवी की। आपने एनआरवी तो एक्सपेक्ट की थी, बट काफी अनसर्टेन थी कि 105 में सेल हो ना हो, वो हुई सिर्फ 80 में। तो आपको एनआरवी 80 करनी चाहिए इसको एडजस्ट करके, और 80 करके शो हो गई है एनआरवी 100 और 80 विच एवरेज लो और 80, तो इस पे शो होगा आपका बुक में स्टॉक। समझे? इसका एग्जांपल करते हैं 5th और इलस्ट्रेशन करते हैं 6th, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अभी एडजस्टिंग वाले हो गए ना, नॉन एडजस्टिंग में इतना झंझट है ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा जो भी इवेंट्स होंगे ना वो नॉन एडजस्टिंग ही रहेंगे। समझ रहे हो? साथ में नॉन एडजस्टिंग भी कवर हो ही जा रहे हैं आपके। आपको पता है कौन से नॉन एडजस्टिंग है? ठीक है, कौन सा करना था अभी एग्जांपल, 6th था, कौन सा था, 6th करना था आई थिंक, 5th एग्जांपल था, 6th इलस्ट्रेशन है, ये वाला है। एंटिटी ए वैल्यू करता है इन्वेंटरीज को एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ठीक है, उस पर करते हैं हम, इंडेक्स 2 हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, एंटिटी ए करता है 10 पीसीज ऑफ आइटम ए इन स्टॉक, उसके क्लोजिंग स्टॉक में थे 10 पीसीज थे, उसके क्लोजिंग स्टॉक में कितने थे, 10 पीसीज थे। क्या हो गया इसका क्लोजिंग स्टॉक, इन स्टॉक एट ईच आइटम की कॉस्ट उसने 500 थी, इसकी कॉस्ट दे रखी है इन्होंने 500। All these items are sold subsequently, but before the date of approval of financial statements for the reporting period at, वो डेट ऑफ अप्रूवल से पहले सेल हो गई हैं। ठीक है, कितने में, 450 पर पीस में, वह 450 पर पीस में, 450 पर पीस में। तो इसकी मैंने बुक्स में शो की होगी 500 पे, तो क्या बुक्स में 500 पे सही शो किया? नहीं। द सेल ऑफ इन्वेंटरी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड नॉर्मली प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट देयर एनआरवी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो जो ये सेल हुआ ना, ये आपका एनआरवी का वो काम करेगा। द सेल ऑफ इन्वेंटरीज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में, मतलब कि उस पीरियड के बीच में, टिल डेट ऑफ अप्रूवल, नॉर्मली ये प्रोवाइड करता है एक सर्टेनिटी अबाउट देयर एनआरवी एट द एंड ऑफ द। तो ये एनआरवी के लिए एक सर्टेनिटी लेके आ गया। आपने पहले कुछ भी अनाप शनाप एनआरवी ली होगी कि हाँ हम तो इतना तीर मार देंगे, इतने में सेल कर देंगे, वो कर देंगे, बट नहीं ना, सही एक्चुअली तो ये दिख गया ना आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट देना होगा, एडजस्ट करना होगा वो। अब ये द कंपनी हैज इन्वेंट्री ऑफ 100 फिनिश्ड कार्स ऑन, कंपनी के पास इन्वेंट्री है कितनी, 100 फिनिश्ड कार्स की 31 मार्च 2002 को, विच आर हैविंग ए कॉस्ट, उसकी कॉस्ट दे रखी है 4 लाख ईच की, 30 अप्रैल 2002 को। ठीक है, अब बात करते हैं क्या था ये मेरा, ये था मेरा एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये है मेरा एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड 30 अप्रैल 2002 को। एज पर द न्यू गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हायर उसकी कॉस्ट दे रखी थी, देखो इन्वेंट्री की कितनी, 100 फिनिश 4 लाख ईच की हर एक कार की 4 लाख की थी। 30 अप्रैल 2002 को न्यू गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हायर रोड टैक्स एंड पेनल्टीज आर टू बी पेड बाय द बायर्स ऑफ सच कार्स। ठीक है, विच वर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू कम, जो कि पहले से लग रहा था कि ये आएगा, ऐसा पहले से ही लग रहा था कि आएगा, और 30 अप्रैल को ये आ गया।
कि हाँ बायर्स को हायर रोड टैक्स पे करने पड़ेंगे और पेनल्टीज पे करने पड़ेंगे, एंड हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ कार हैज कम डाउन। तो उससे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस जो कार की थी वो डाउन आ चुकी है, एंड द डिमांड फॉर सच, और उसकी डिमांड भी काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुकी है, मतलब गिर गई है। द सेलिंग प्राइस हैज कम टू, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 3 लाख रुपए पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर आर नॉट येट अप्रूव्ड, अभी तक उसकी रिपोर्ट्स अप्रूव नहीं हुई हैं, मतलब कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में ही है अभी, और ये सेल हो रही है मेरी 3 लाख पर में, तो मेरे को 4 लाख में शो करनी चाहिए या 3 लाख में। मेरे को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट तो मेरी यही रहेगी। अब एनआरवी का ये एविडेंस मतलब सर्टेनिटी मिल गई, 3 लाख की एनआरवी होगी मेरी, 4 और 3 मतलब 3 लाख पे मेरे को शो करनी चाहिए अपने बुक्स में। शुड द कंपनी वैल्यू इट स्टॉक एट 4 लाख इच और शुड इट एट 3 लाख इच, इग्नोर एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, तो ये 3 लाख पे शो करनी चाहिए। Events after the reporting period provide evidence about the NRV at the end of, therefore the amount of should be for the valuation। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ करवाया नहीं है आपको, और इसमें अब कुछ बचा भी नहीं है, सही बताऊं अब कुछ बचा भाई नहीं है, बचा भाई नहीं है। डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में पता लगता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड और द प्रोसीड्स फ्रॉम द एसेट सोल्ड, मतलब कि आपने कितने कॉस्ट में एसेट को परचेज किया है और कितने में सेल किया, आपको सेल करने से कितना पैसा मिला और बेच के कितना पैसा, आप कितनी कॉस्ट पड़ी आपकी। ठीक, मतलब आपने परचेज किया तो आपको कितनी कॉस्ट लगी और आपने सेल किया तो आपको कितना रिसीव हुआ। ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो कितना अमाउंट है वो पता लगा आपको रिपोर्टिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में। ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, और परचेज वगैरह कब हुई थी, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर आपकी सेल या परचेज हो गई है और उसका अमाउंट कब पता लग रहा है, हो सकता है तो नॉर्मली जैसे अब मान लो कई बार क्या होता है कि मैं कह देता हूँ कि अरे यार ये भेज दियो, कॉल किया उसको डायरेक्ट सेल मेरे को भेज दियो ये, और उसका इनवॉइस वगैरह आता मेरे पास बाद में, या फिर मान लो कुछ उससे मैंने पहले कहा था कि हाँ भेज देना, वो कहता कि उस दिन का जो प्राइस होगा ना उस प्राइस पे आपको बिल करूंगा जिस दिन आपके पास गुड्स आ जाएंगी। जैसे मान लो मेरे को पेट्रोल या डीजल परचेज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल पंप से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ मैंने कि डीजल चाहिए होता है मेरे को, मान लो डीजल का कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि आप मेरे को भेजते रहना। ठीक है, वो मतलब कि डेली का आता है मेरे पास, अब मेरे को उसकी कॉस्ट नहीं पता, मेरे पास आ चुका है, मैंने परचेज कर लिया, वो मान लो 1000 लीटर परचेज किया, मैं एवरी वीक परचेज करता हूं, अब उसका रेट मेरे को नहीं पता उस दिन क्या था, तो जब बिल देगा ना मेरे को बाद में लगता पता। ठीक है, तो अब ये मान लो मेरे रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में बिल आया तो अमाउंट मेरे को बाद में पता लगी, मतलब परचेज या सेल तो पहले हो चुकी थी, तो ऐसे केसेस में भी हम कहेंगे इसको एडजस्टिंग इवेंट, मतलब कि परचेज सेल पहले हो चुकी है और उसका अमाउंट बाद में लग रहा पता मेरे को, वो भी मेरा एडजस्टिंग इवेंट है। अभी तक एडजस्टिंग इवेंट में क्या क्या देखा, एक तो देखो सिंपल सा फंडा है, एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, जो उस टाइम पे कोई कंडीशन या सिचुएशन थी रिपोर्टिंग पीरियड में और ऐसा इवेंट बाद में हो जिसने उसको सर्टेनिटी दे दी है एक। ठीक है, मतलब एक एविडेंस दे दिया है जिसने उसको ये तो बेटर एविडेंस दे दिया, मतलब जो मतलब पहले बिल्कुल ज्यादा अनसर्टेन था अब कुछ सर्टेनिटी आ गया, या फिर बिल्कुल ही सर्टेनिटी आ चुकी है, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम एडजस्टिंग इवेंट, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड में कुछ सिचुएशन या कंडीशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं रहेगा आपका। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल 6 और 7, इलस्ट्रेशन 7। द सेल ऑफ एन एसेट टुक प्लेस इन, सेल कब हुई है एसेट की, मार्च 2002 में, और उसकी एक्चुअल कंसिडरेशन वाज डिटरमाइंड एंड कलेक्टेड आफ्टर 31 मार्च 2002 को। ठीक है, द एक्चुअल कंसिडरेशन, अब इसकी सेल देखो कब हुई है, सेल तो देखो मेरी हो गई है मार्च 2002 में, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड 2001-2 के अंदर हो चुकी है, और एक्चुअल कंसिडरेशन कब पता लगी है और कलेक्ट कब की है मैंने उससे पैसा लिया है कब, 31 मार्च, मतलब इस पीरियड के बाद में। अब ये देखना कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है या कब है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में होगा तो एडजस्टिंग होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये देखते हैं 10 मई को इन्होंने कलेक्ट किया है और डिटरमाइन हुई है एक्चुअल कंसिडरेशन। डेट ऑफ अप्रूवल कब की है, 15 मई 2002 को, मतलब कि 15 मई तक का पीरियड, कब से 31
मतलब 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक का पीरियड मेरा हो गया आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, और 10th मई उसके बीच में ही आती है, तो ये क्या हो गया, उसके बीच में यार आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बीच में इवेंट हो गया है जिसने मेरे को बताया है मेरी अमाउंट का, और सेल हो चुकी थी पहले ही, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया मेरा। ठीक है सर, ये समझ तो आ गया है हमें। हाँ, इन सच सिचुएशन सेल वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एज ऑन शुड बी एडजस्टेड, इसको एडजस्ट कर देना चाहिए आपको, ये एडजस्टिंग इवेंट है। अब ये 7th इलस्ट्रेशन करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज परचेज ए न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने क्या किया, एक न्यू मशीनरी को परचेज किया है, परचेज न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2012 को। दी एसेट वाज फाइनली इंस्टॉल्ड, इन्होंने उसको इंस्टॉल, ये मतलब कि परचेज कब की इन्होंने, ड्यूरिंग द ईयर कर चुके हैं परचेज तो, बट उसका इंस्टॉलेशन हुआ एंड मेड रेडी फॉर यूज कब, 15 मार्च 2002 को। एसेट वाज फाइनली इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज कब हुई, 15 मार्च 2002 को होगी है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड ही होगी। However, the company involved in installation and training, which was also the supplier, has not yet submitted the final bills for the same. जो उसमें इन्वॉल्व थी ना कंपनी, जो मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह कर रही थी, उसको ट्रेनिंग वगैरह दे रही थी, उसने अपना बिल ना कब दिया, उसने बिल सबमिट नहीं किया था। दिस सप्लायर कंपनी सेंट द बिल्स ऑन, उसने 10th अप्रैल को बिल सबमिट किया, मतलब कि आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। बट हमें देखना होगा कि क्या ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इसकी पहले पता होनी चाहिए डेट ऑफ अप्रूवल। ठीक है, ये मेरा डेट ऑफ इवेंट होगी है। अब ये देखना होगा कि क्या ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल कर रहा है। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट येट अप्रूव, इन्होंने लिखा है कि तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुई थी, मतलब कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल हो रहा है ये वाला इवेंट। ठीक है, तो अब इसका क्या करना होगा, इसने बिल सेंड किया बाद में, तो इसको एडजस्ट करना होगा, मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है ये। शुड द कंपनी एडजस्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन द ईयर, इसी ईयर में एडजस्ट करना होगा। जिसमें मैं बोल रहा हूं कि एडजस्ट होना चाहिए वो पुराने रिपोर्टिंग पीरियड में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी जाएंगी, नेक्स्ट वाले में होना तो वो तो उसको तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे ना फिर, मतलब एडजस्टिंग इवेंट जो पुराने पीरियड में होना है। ये देखो 2012 में, समझे। The determination after the reporting period of the amount of profit sharing or bonus payments if the entity had a present legal or constructive obligation at the end of the reporting period to make such payments as a result of events before that date। अब इसमें ये लिखा हुआ कि अगर यदि एंटिटी की कोई प्रेजेंट लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन थी, कब, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम पे, टू मेक सच पेमेंट्स, वो पेमेंट करने की, किसकी, प्रॉफिट शेयरिंग की या बोनस की, उसकी ऑब्लिगेशन थी, मतलब कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन उसकी रिपोर्टिंग पीरियड में ही थी, बट उसका अमाउंट कब लगा पता, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसको भी कहेंगे हम एडजस्टिंग इवेंट। यही लिखा है इन्होंने। द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर दैट शो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, अगर आपको कुछ फ्रॉड या एरर का पता लगता है, डिस्कवरी जो शो करते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो वो भी एडजस्टिंग इवेंट हो गए, समझे। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, आपने एडजस्टिंग इवेंट देख चुके हो। ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट्स हो चुके हैं हमारे, और मेरे को अभी इसके इलस्ट्रेशन ये भी करवाना है, अभी एक इलस्ट्रेशन एक ये भी करवाना है, मेरे को याद है सब। ठीक है, करवा के आऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट करते हैं पहले उससे, ये कौन से होते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसके एग्जांपल्स वगैरह इसे एक स्टडी मेट में कुछ नहीं दे रखे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़े भर भर के यहाँ पे डाल दिए एग्जांपल्स। ये कौन से होते हैं, ये वो इवेंट्स होते हैं जो इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि जो कंडीशन हमने उसमें बात की थी, रिपोर्टिंग पीरियड में ही कोई कंडीशन या सिचुएशंस थी, अराइज हो चुकी थी, बट उसका इवेंट हुआ था बाद में, जिसने एविडेंस दिया था उस कंडीशन या सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो हमने उसको एडजस्टिंग कर दिया था। अब ये कंडीशंस वगैरह मेरी रिपोर्टिंग टाइम पे राइज नहीं हुई है, रिपोर्टिंग पीरियड में ये हुई है उसके बाद ही, तो ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं अगर इवेंट्स वगैरह हुए भी हैं तो इसको क्या एडजस्ट नहीं करेंगे रिपोर्टिंग पीरियड में। भाई कंडीशन या सिचुएशन ही राइज नहीं हुई थी तो तुम एडजस्ट किसको जाके करोगे, तो इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे। ये वही होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो सर इनको दिखाना क्यों है, इस टॉपिक को लेके क्यों है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका भी है कहीं ना कहीं तो रेलेवेंस है छोटा सा डिस्क्लोजर के लिए रेलेवेंस है, वो आपको बताता हूं। ये वो इवेंट्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं उन कंडीशंस को, कौन सी कंडीशंस को, जो कि आपकी
रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में ही एराइज हुई है, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड में नहीं थी। अगर आपके कुछ इवेंट्स हुए हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, बात होगी उसी पीरियड की, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में जो आपके इवेंट्स हुए हैं वो उन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंडीशंस आपकी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में ही एराइज हुई हैं, ये मान सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है अराइज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी एडजस्टेड, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पुराने पीरियड की जो थी। हाउएवर इफ ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज मटेरियल, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये कहता है कि अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और मेटेरियल है तो नॉन डिस्क्लोजर कुड इन्फ्लुएंस, अगर उसका डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो वो मे बी यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। देयरफॉर फॉर ईच मेटल कैटेगरी ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एन एंटिटी सेल डिस्क्लोज। तो कहने का मतलब ये है कि मेटेरियल इवेंट कौन से इवेंट है जो अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इंपैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसलिए आपको उन मेटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए, उनके नेचर को बताना चाहिए, नेचर इवेंट के नेचर को, ठीक है। एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा वो भी बताना चाहिए। और ए स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, अगर आप उसका एस्टिमेट नहीं बता सकते हो कि कितना फाइनेंशियल इफेक्ट होगा तो आपको एक स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी कि हम इसका एस्टिमेट नहीं बना सके। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? इसका जैसे कि आपका मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में, कोई कंडीशन नहीं थी पहले तो, ठीक है। अगर कोई डिसकंटिन्यू हो गया ऑपरेशन, ठीक है, अनाउंस कर दिया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेजर प्रोडक्शन लाइन बाय फायर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर ये रिपोर्टिंग पीरियड में फायर हुई होती और उसका इवेंट बाद में होता तो वो एडजस्टिंग होता, बट ये फायर ही मेरी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में हुई है, ठीक है, मतलब आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में हुई है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में हुई है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरा कोई डेटर्स हैं, मेरी ना यहाँ पे फायर हो गई है, मेरी फायर लगी थी, फायर कब? रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम पे, और एक हुई है मेरी फायर आफ्टर रिपोर्टिंग, फायर हुई है मेरी एक आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में, ठीक है। जो रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम हुई होगी ये तो होगी मेरी एडजस्टिंग। अगर इसकी बाद में कुछ इवेंट मिलता है कि वो मान लो बैंक करप्ट हो गया, मान लो मेरा जो डेटर है, क्योंकि उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं था तो वो डूब चुका है अब, ठीक है, उसका बिजनेस सेल वेल हो रहा है तो अब वो बैंक करप्ट हो चुका है, तो उसको कहेंगे एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। अगर सेल नहीं हो रहा तो उसको तो फिर भी इंपैक्ट आएगा। अगर कुछ इवेंट होता है ऐसा कि बैंक करप्ट वगैरह हो गया, कुछ भी हुआ है जिससे मेरे को लगता है कि अब मेरा पैसा नहीं आएगा, तो उसको कहेंगे एडजस्टिंग इवेंट। अगर पहले फायर हो चुकी है, ठीक है, फायर हुई है कब? रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम। अगर फायर हुई है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड तो ये आपका एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। बट इसमें आगे एक और केस आएगा आपका, एक और केस आएगा आपका, वो मैं अभी नहीं करूंगा, वो आगे डील करूंगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि एक और केस बनेगा इस केस में, ठीक है। अभी जैसे अनाउंस कर दिया उसने प्लान डिसकंटिन्यू करने का, ठीक है, कर दिया भाई, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आप ना एक काम करो, ये तो ना बहुत ज्यादा होंगे, इसकी भी और लिस्ट बढ़ाना चाहता ना मैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है। तो आप ना इसके रट्टे लगा लेना, ये इतने ही आते हैं एग्जाम्स में नॉर्मली, इसके अलावा दिखेंगे नहीं आपको। अगर दिख भी जाएगा तो आपको तो लॉजिक तो पता ही है, वैसे ही इनमें से ही आएगा, कोई ना कोई फंस जाएगा आपको। लिटिगेशन का देख लिया, आपको पता है, ठीक है। अगर कोई आप यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, बैंकरप्सी कस्टमर का होता था, या फिर एनआरबी, ठीक है, और एक ये आपका सेल या परचेज होता था और अमाउंट वगैरह बाद में पता लगती थी। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करते थे और बोनस वगैरह पेमेंट करनी है और उसकी अमाउंट बाद में लग रही है पता, ऑब्लिगेशन थी पहले की, तो वो एडजस्टिंग था। अगर फ्रॉड या एरर का पता लगता था वो एडजस्टिंग था, ठीक है। एडजस्टिंग में आपकी गिनती के 5 है, वो आपको रट जाने चाहिए अच्छे से। अब इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, ये रटो तो ठीक है। अब जैसे नॉर्मली लार्ज चेंजेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इन एसेट प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब कि अब नॉर्मली लार्ज चेंज हो गए हैं एसेट के प्राइस में, वो तो यार उस दिन कौन बता सकता है रिपोर्टिंग डेट पे? रिपोर्टिंग पीरियड में कौन बता सकता है? अगर मेरे को पता होता कि हाँ फ्यूचर में मेरे गिरने वाले हैं, फ्यूचर में गिर गए हैं उसके प्राइस, ठीक है, विदाउट किसी उसके फायर वायर के वो गिर गए हैं। अब मेरे को ये मानो जब पता ही नहीं था, अगर पता होता तो मैं उस टाइम सेल करके निकल जाता, इसके फ्यूचर में प्राइस गिर जाएंगे, मैं अब सेल कर देता हूँ, बाद में परचेज कर लेता। पर नहीं, इस चीज को कोई नहीं बता सकता कि कब प्राइस गिरेंगे नहीं गिरेंगे, ठीक है। एबनॉर्मली लार्ज चेंज हो गए हैं उसके एसेट के प्राइस या फॉरेन एक्सचेंज रेट में, किसी को नहीं पता होता।
ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गए। इसमें चेंज भी होगा ना तो आपको इसको नॉन एडजस्टिंग करना है। अगर आपने कोई मेजर रिस्ट्रक्चरिंग की है वो भी नॉन एडजस्टिंग हो गया। ठीक है, चेंज इन टैक्स रेट्स, टैक्स लॉज इनेक्टेड और अनाउंस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आपको कोई रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अनाउंसमेंट हुई है कि आपका टैक्स रेट इतना रहेगा, ये लो लगेगा आपके ऊपर, तो आप उसका कोई बता सकते हो दैट हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन करंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आप उसको भी नॉन एडजस्टिंग करोगे क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं था, उस टाइम पे कोई कंडीशन थोड़ी थी। ये तो एकदम से निर्मला सीतारमण आई, उसने अनाउंसमेंट कर दी कि कल से आपको 90% टैक्स देना होगा, 10% आपका बस। एंटरिंग इनटू ए सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज फॉर एग्जांपल बाय इशूइंग सिग्निफिकेंट गारंटीज। ठीक है, सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स वगैरह कर दिए, सिग्निफिकेंट मेजर कमेंसिंग मेजर लिटिगेशन राइजिंग सोली आउट ऑफ इवेंट दैट अकर्ड आफ्टर। अगर ये ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड थे तब तो हमने इसको मान लिया था कि हाँ, सबसे पहला ही पॉइंट था हमारा एडजस्टिंग वाला हो गया था कि अगर उस टाइम पे राइज हुआ था और इवेंट हुआ था बाद में, मतलब उसकी सर्टेनिटी बाद में मिली थी मेरे को, तो वो हो गया था मेरा एडजस्टिंग। ठीक है, और इस केस में मेरा ये हो ही बात मेरा रिपोर्टिंग पीरियड में ही हो रहा है लिटिगेशन वगैरह, तो ये सारे नॉन एडजस्टिंग के आ गए, नॉन एडजस्टिंग है सब। ठीक है, अब इसके बाद मेरे कुछ स्पेशल केसेज हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। इसके अब मेरा ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, बहुत थोड़ा सा रह चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है इतना। ठीक है, एक तो मेरा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, लोन अरेंजमेंट, ये क्या होता है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग है। अभी तक जो भी आपने एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है कुछ भी पढ़ा था, आप उनके अलावा चाहे वो उसको नहीं देखोगे, उसके अलावा देखो। ठीक है, चाहे वो एडजस्टिंग हो चाहे जो भी पढ़ा था, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, हम उसको नहीं मानेंगे, हम अपना प्रोविजन बता रहे हैं। वेयर देर इज ए ब्रीच ऑफ मेटेरियल प्रोविजन ऑफ ए लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विद द इफेक्ट दैट द लायबिलिटी बिकम्स पेबल ऑन डिमांड। मान लो आपके पास कोई ऐसा लॉन्ग टर्म लोन था, आपने किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा था, उसके अंदर कुछ कंडीशन दी हुई थी, आपने आपसे वो कंडीशन ब्रीच हो चुकी है, मतलब टूट गई है वो कंडीशन ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर आपसे वो कंडीशन ब्रेक हो गई है विद द इफेक्ट, उस वजह से क्या हुआ, उस कंडीशन की वजह से तो आपको लाइबिलिटी, पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी तो नॉन करंट लाइबिलिटी थी, अब आपको पे करने की लाइबिलिटी बन गई ऑन डिमांड है, मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई है वो। कब, रिपोर्टिंग डेट पे, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको करंट लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। बट ये कहते हैं कि अगर लेंडर के साथ एग्रीमेंट हो जाता, कब, बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, मतलब कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में अगर लेंडर के साथ जिससे लोन लिया है उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है किस चीज का, टू नॉट डिमांड पेमेंट, मतलब कि वो ब्रीच होने की वजह से करंटली डिमांड कर सकता था मेरे से पेमेंट, बट उससे एग्रीमेंट हो जाता मेरा कि वो डिमांड नहीं करेगा, कि उस वजह से जो ब्रीच हुआ कंडीशन उसकी वजह से वो डिमांड नहीं करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे, उसको एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। एडजस्टिंग मतलब कि अगर ब्रीच होगी थी, ब्रीच की वजह से वो करंट लाइबिलिटी शो होनी चाहिए थी, बट मेरा एग्रीमेंट हो गया उसके साथ, कब हुआ, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में हुआ मेरा एग्रीमेंट उसके साथ, तो क्या हो गया, वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन ही मानेंगे, उसको करंट लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। समझे, यही कहने का मतलब। इसका एग्जांपल 7 देखते हैं जल्दी से। एग्जांपल 7, ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल है ये, इसको थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एबीसी लिमिटेड इन ऑर्डर टू रेज फंड्स हैज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 करोड़ ऑन। इसने क्या किया, फंड्स रेज किए थे एबीसी लिमिटेड ने, डिबेंचर से प्राइवेटली इशू करके किसी को, कितने के, 1 करोड़ के, कब, 1 जनवरी 2001 को पीक्यूआर लिमिटेड को, पीक्यूआर ने उसको पैसा दिया था। ये कौन है, बोरोवर, इसने पैसा बोरो किया। ये कौन है, लैंडर, इसने पैसा उधार पे दिया। एज पर द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2009, मतलब कि डिबेंचर्स रिडीम होने हैं वैसे तो 31 मार्च 2009 को, इशू कब हुए थे, 2001 में, रिडीम होने 2009 में, मतलब कि मोर देन 1 पीरियड हो गया, तो ठीक है, ये मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द डिबेंचर्स वाज दैट डेप्ट इक्विटी, इसके अंदर ना एक कंडीशन डाली हुई है, देखो, वन ऑफ द कंडीशन, एक कंडीशन है, डेप्ट इक्विटी रेशो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड शुड नॉट एक्सीड 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो जाती है, इफ
ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो पीक्यूआर लिमिटेड कौन है? पीक्यूआर लिमिटेड जिसने पैसा उधार दिया है उसके पास राइट आ जाएगा, एक हक आ जाएगा, डिमांड इमीडिएट रिडम्पशन। वो इमीडिएटली आपसे पैसा मांग सकता है जो उसने 1 करोड़ दिया हुआ आपको लोन पे ऑफ द डिबेंचर। ऑन 31 मार्च 2006 को 31 मार्च 2006 को क्या हुआ? डेप्ट इक्विटी रेशो एक्सीड हो गया 2:1 से। वो एक्सीड हो गया मतलब कंडीशन ब्रीच हो चुकी है। कंडीशन ब्रीच होने के केस में क्या होगा? देयरफॉर पीक्यूआर लिमिटेड डिसाइड्स टू रिटर्न द डिबेंचर्स। तो पीक्यूआर लिमिटेड क्या उससे पैसा मांगने आ गए हैं? पीक्यूआर लिमिटेड लेंडर था, उससे पैसा मांगने का उसने डिसाइड कर लिया। तो हुआ क्या? 31 मार्च 2006 को द लायबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड टुवार्ड्स पीक्यूआर लिमिटेड। तो 31 मार्च 2006 को ब्रीच कब हुआ इसका? 31 मार्च 2006 को ब्रीच हो गया, ठीक है। अभी और कितना टाइम पीरियड पड़ा था? अभी तो 3 ईयर्स और पड़े थे, मतलब ये लॉन्ग टर्म लोन था, बट ये ब्रीच होने की वजह से वो मांगने आ सकता है। तो मेरा क्या हो गया? करंट लायबिलिटी बन गया, ठीक है। अब ये करंट लायबिलिटी बन गया, इन्होंने ये लिखा है दस ऑन द लायबिलिटी ऑफ सिंस इट इज एन नाउ ए लायबिलिटी ऑन डिमांड। हाउएवर एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद, वो एग्रीमेंट में एंटर हुआ कब? 15 अप्रैल 2006 को, ठीक है। मतलब कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में वो एंटर हो गया। पीक्यूआर लिमिटेड विल नॉट डिमांड द पेमेंट इमीडिएटली। तो इससे क्या होगा कि पीक्यूआर लिमिटेड अब इमीडिएटली डिमांड नहीं करेगा पेमेंट की। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय द बीओडी ऑन, और अप्रूवल कब हुआ बीओडी का? 30 अप्रैल को। और ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर ही हुआ ये वाला इवेंट, मतलब ये डेट ऑफ इवेंट है ना, ये कब हुआ? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में हुआ। तो इसको एडजस्टिंग इवेंट कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे उसके साथ। इन दिस केस the agreement that PQR Limited will not demand the money immediately is a subsequent event, even though it is a subsequent event not affecting the condition existing at the balance sheet date। ये मतलब कि subsequent event था कि आपका एग्रीमेंट बाद में हुआ, बट इवन मतलब कि इवन दो इट इज ए सब्सिक्वेंट इवेंट, ये सब्सिक्वेंट इवेंट था, कोई कंडीशन वगैरह प्रेजेंट नहीं थी कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा इनका, ठीक है। नॉट अफेक्टिंग द कंडीशन एग्जिस्टिंग, बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। हमने साफ लिखा था, सबसे पहली लाइन देखो, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के केस में क्या होता है क्या नहीं उसका नहीं देख रहे हम। लॉन्ग टर्म इसके लिए लोन्स के लिए आपका एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाला हुआ है इंडेक्स 10 में, तो आपको वही अप्लाई करना। इवन दो ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, इवन दो सब्सिक्वेंट इवेंट नॉट अफेक्टिंग द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, ये कोई कंडीशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। Yet because of the specific provision of, ये specific provision डाला हुआ है, it has to be given effect in the financial statement for the year 5-6 में। Accordingly, though as per the original terms, the liability would have been otherwise reclassified। Original terms के according तो ये हो जानी चाहिए थी मेरी current liability कब? 31 मार्च 2006 को। By giving effect to the event after the reporting period due to the specific provisions of the, it would continue to be classified। तो उसको क्या करना चाहिए अब? मतलब कि कंटिन्यू रहेगी किसकी वजह से? स्पेसिफिक प्रोविजंस की वजह से करंट नॉन करंट लायबिलिटी होती रहेगी 31 मार्च को। इन अदर वर्ड्स द रिक्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर्स एज ए करंट लायबिलिटी एज एट विल बी एडजस्टेड एंड वंस अगेन रिक्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी एज एट डेट, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ये काफी अच्छा था। अब करते हैं गोइंग कंसर्न, ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। एग्जांपल गोइंग कंसर्न, ये मैं आपको वैसे पहले समझा के आ चुका हूं थोड़ा सा, ये क्रिटिकल होता है। आपको गोइंग कंसर्न अगर मीट नहीं करेगा तो आपको गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बुक्स नहीं बना सकते, आपको सारी बुक्स ऐसे बनानी पड़ेंगी। अदरवाइज तो आप करते कोस्ट और एनआरवी विच आर लोअर, उस केस में आपको सिर्फ एनआरवी पे करनी पड़ेगी रिकॉर्ड, समझ रहे हो। द क्रिटिकल कंसिडरेशन अंडर अंडरस्टैंड इज द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग कंसर्न अगर मीट नहीं करेगी तो आपको सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बेसिस पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपको उस सेल ही करनी है सारी एसेट, समझ रहे हो। तो ये काफी क्रिटिकल कंसिडरेशन रहती है। अंडर इंडस्टैंड इज द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू, आपको देखना होगा कि गोइंग कंसर्न आपकी एग्जम्पशन है जो मीट कर रही है नहीं कर रही। एन एंटिटी सेल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस इफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आइदर आपको गोइंग कंसर्न के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करनी है, यदि मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में दैट इट, कब? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया था कौन सा होता है, ठीक है। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर अगर मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है क्या कि चाहे तो वो लिक्विडेट कर देगा उस एंटिटी को, या फिर उसको ट्रेडिंग सीज कर देगा, या फिर ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा उसके पास इसको लिक्विडेट या सीज करने के अलावा, तो
चाहे तो उसने डिटरमाइन कर लेगा वो लिक्विडेट करेगा या ट्रेडिंग को स्विच कर देगा, या फिर उसके पास उसने डिटरमाइन नहीं किया बट उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं बचा है कोई, तो क्या करना होगा, उसको गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं करना है। तो क्या करना है सर, नॉन गोइंग मतलब कि गोइंग नॉट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे करना होगा उसको कि अब गोइंग कंसर्न नहीं रहा, अब ये चलने वाली नहीं है, लिक्विडेट होनी है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करनी होगी फाइनेंशियल। ठीक है, A deterioration in operating results and financial position after the reporting period may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate। अगर इतना डिटेरियोरेट हो जाता है आपका ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन में आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, मे इंडिकेट ए नीड टू कंसिडर वेदर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज स्टिल एप्रोप्रिएट, जो कि आपके इतनी ज्यादा डाउन हो जाता है, इतना डिक्लाइन हो जाती है आपकी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन में, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपको कंसिडर कर लेना चाहिए कि क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन अभी भी एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब कि अब नहीं लगता कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन चलेगा, अब तो बस, और इफेक्ट इतना प्रोवेसिव है कि ये स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि इसका फंडामेंटल चेंज कर देना चाहिए अकाउंटिंग में। मतलब कि आपको इस तरीके से बनानी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि अब वो चलने वाला नहीं है ज्यादा लिक्विडेशन वाले बेसिस से, मतलब कि फंडामेंटल बेसिस होता ना कि आपका गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनती है, अब वो नहीं बनेगी। ठीक है, एनआरबी वगैरह पे बनाओ सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रेदर देन एन एडजस्टमेंट टू दी अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड विद इन दी ओरिजिनल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपको फंडामेंटल चेंज करना होगा, मतलब कि गोइंग कंसर्न की जगह नॉट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी होगी अब ये, ना कि सिर्फ कोई एडजस्टमेंट कर दो छोटी मोटी सी, ऐसा नहीं चलेगा अगर आपका परवेसिव इफेक्ट है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं क्या? हाँ, एग्जांपल 8 है, इलस्ट्रेशन 8 और 9 है। A going concern company assumes that the raw material inventory and work in progress will be completed in due course and the inventory of finished goods would be ready for sale, but if the company has no intention to continue with the business, it may take a decision to sell the raw material and WIP at best। ये देखो साफ लिखा है, ए गोइंग कंसर्न कंपनी एज्यूम करता है कि रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एंड वर्क इन प्रोग्रेस विल बी कंप्लीटेड इन ड्यू कोर्स एंड द इन्वेंटरी ऑफ विल बी रेडी फॉर सेल, बट इफ, देखो वैसे तो इन्होंने देखा है कि कंपनी एज्यूम करता है कि वो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी को और वर्क WIP को कंप्लीट कर लेगा ड्यू कोर्स में, एंड इन्वेंटरी जो फिर वो रेडी फॉर सेल है, इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, बट इफ अगर कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है उसको कंटिन्यू करने का बिजनेस को, तो इट मे टेक ए डिसीजन टू सेल द रॉ मटेरियल एंड WIP एट बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस। तो वो डिसीजन ले सकता है कि रॉ मटेरियल और WIP को एट बेस्ट मार्केट प्राइस पे सेल कर सकता है, मे बी एट स्क्रैप वैल्यू ऑल्सो, मतलब स्क्रैप कबाड़ में बेच सकता है उसको। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न का मतलब कि उसको नहीं लगता कि अब चलेगा कुछ, तो वो कैसे भी बेच बूझ के निकलने की कर सकता है, बेस्ट अवेलेबल देखेगा वो तो सबसे पहले, तो नहीं होगा तो क्या ही करेगा बेचारा। कंपनी XYZ लिमिटेड वाज फॉर्म्ड टू सिक्योर द टेंडर फ्लोटेड बाय ए टेलीकॉम कंपनी फॉर पब्लिकेशन ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी। ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी, ये वाला तो वैसे ही था, इसमें कुछ दे नहीं रखा था, इसको तो ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कुछ था नहीं इसके अंदर। अब ये वाला करते हैं, इलस्ट्रेशन 8, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी XYZ लिमिटेड वाज फॉर्म्ड टू सिक्योर द टेंडर फ्लोटेड बाय ए टेलीकॉम कंपनी फॉर पब्लिकेशन ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, XYZ लिमिटेड एक फॉर्म की गई है, इसलिए टेंडर्स जो फ्लोट करती है टेलीकॉम कंपनी टेलीफोन डायरेक्टरीज के लिए, उसके लिए उन टेंडर्स को रिसीव करने के लिए बनाई गई है XYZ लिमिटेड। इट बैक्ड द टेंडर फॉर पब्लिशिंग डायरेक्टरीज फॉर पुणे सर्कल फॉर 5 ईयर। उसको एक टेंडर मिला हुआ है किसका, पब्लिशिंग करना है डायरेक्टरी किसका, पुणे सर्कल की 5 ईयर का। इट हैड मेड ए प्रॉफिट ऑफ, उसने प्रॉफिट बनाया इस ईयर में। इट बिड इन टेंडर्स फॉर पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसने अदर सर्कल्स के लिए भी बिड किया है, इसमें नागपुर इन सब के लिए। बट एज पर द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 31 अप्रैल 2005 के जो रिजल्ट आए हैं उसके टेंडर के कि कौन सी को क्या अलॉट हुआ है, उसमें द कंपनी फेल्ड, उसमें क्या हुआ कि कंपनी फेल हो गई है, कंपनी फेल टू बैग एनी ऑफ दीज, उसको एक भी टेंडर नहीं मिला है। उसके पास कौन सा है, एक ही है पुणे वाला, सिर्फ ये वाला पुणे वाला 5 साल तक का है। ठीक है, तो उसने 2001-2 में मिला था उसको, 1 2 3 4 साल और ऑलरेडी गुजर चुके हैं। इट ओनली
इट्स ओनली एक्टिविटी टिल डेट इज पब्लिकेशन ऑफ पुणे डायरेक्टरी ओनली। उसकी अभी तक सिर्फ एक ही डायरेक्टरी पे काम चल रहा है, पुणे डायरेक्टरी पे, उसी के भरोसे उसका खर्चा पानी चल रहा है। दी कॉन्ट्रैक्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरी फॉर पुणे विल एक्सपायर। अरे भाई साहब, ये मतलब 31 दिसंबर के बाद ये भी खत्म हो जाएगा इनका काम, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर 2005 पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन। अरे भाई, इन्होंने कब अप्रूव की है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 जुलाई 2005 को अप्रूव की है, ठीक है। वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अप्रोप्रिएट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना? बोलो। अब ये देखो, इसके इनके पास 2004-05 की ये फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, कब? इस दिन अप्रूव हुई है, ठीक है। अब इनके पास जो ये था डिक्लेयर हुए रिजल्ट्स कब? ये देखो, सबसे पहले इनका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा हो गया? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा हो गया इनका? 31 दिसंबर, 2 मिनट, ये कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 4-5 के लिए, ठीक है। इनका 31/2005 ये हो गया एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो इनका आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कितना टाइम हो गया? 1 अप्रैल से कब तक का? कब तक का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 जुलाई को अप्रूव किया है, 10 जुलाई 2005 को, ठीक है, इस दिन अप्रूव किया इन्होंने, ठीक है जी, इस दिन इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो अब वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। तो आप ये बताओ कि क्या ये अप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न बेसिस पे? अब इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 23 अप्रैल 2005 को, ठीक है, 23 अप्रैल 2005 को, तेईस अप्रैल 2005 कहाँ गया? जस्ट मिनट, मेरी कॉल आ रही थी बार बार कोई बीच में, इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। अब दोबारा समझाता हूँ। मेरा देखो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये वाला पीरियड हो गया, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये वाला पीरियड हो गया। अब ये एंड ऑफ द डेट होगी, एंड ऑफ द पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड, ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। और मेरा रिजल्ट कब पता लग गया था उसका? इवेंट कब हुआ था मेरा? डेट ऑफ इवेंट, डेट ऑफ इवेंट ये वाली है मेरी डेट ऑफ इवेंट, ठीक है। ये इवेंट कब हुआ मेरा? इसके पीरियड के बीच में आ रहा है, ठीक है, हाँ इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में हुआ ये, तो मेरा एडजस्टिंग हो गया। अब ये गोइंग कंसर्न को इंपैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इस दिन मेरे को पता लग गया कि मेरे पास कोई भी टेंडर नहीं है, मेरा खत्म हो गया, अब तो बस फेल हो चुके हैं। उससे पहले मेरी एक आस थी कि शायद मिल भी जाए कोई, बट इस दिन पता लग गया अब नहीं मिला मेरा। अब उसमें लिखा हुआ ना गोइंग कंसर्न किस बेसिस पे वो था, अब कोई ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं है इसके पास लिक्विडेट करने के अलावा, तो इसको लिक्विडेट करना होगा। तो अप्रोप्रिएट नहीं है गोइंग कंसर्न बेसिस को अप्लाई करना। इन द इंस्टेंट केस सिंस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायरिंग ऑन 31 एंड इट इज कंफर्म्ड ऑन, ये कंफर्म हो गया आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर द डेट ऑफ, मतलब ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में कंफर्म हो चुका है क्या? नो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट इज सिक्योर्ड, कोई सिक्योर्ड नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसको मिला। इट इंप्लाइज दैट द एंटिटीज ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कम टू एन एंड, उसके एंटिटी के ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड टू कम एंड कब? 31 दिसंबर 2005 को। Accordingly, if entities operations are expected to come to an entity needs to make a judgment as to whether it has realistic possibility to continue or not. In case the entity determines that it has no realistic alternative, कोई realistic alternative नहीं है, तो इसको क्या करना चाहिए? Going concern basis appropriate नहीं है इस केस में, ठीक है। तो आपको भी इसी लैंग्वेज में लिख के आना वहाँ पे, ठीक है जी। हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 9th भी करना ना भी, हाँ 9th। इन दी प्लांट ऑफ PQR लिमिटेड देयर वाज ए फायर ऑन, इनके फायर कब हुई है? 10 मई 2001 को, इन विच द इंटायर प्लांट वॉज डैमेज। इससे क्या होगा कि इंटायर प्लांट डैमेज हो गया और लॉस हुआ इनको 40 लाख का एस्टिमेटेड है। द क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन फाइल्ड, और ये इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल हो गया, एंड रिकवरी ऑफ 27 लाख की एक्सपेक्टेड है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये इनका ईयर एंडिंग कौन सा है? मतलब एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ये वाला हो गया आपका, ठीक है। वर अप्रूव्ड बाय दी
ये डायरेक्टर्स ने कब अप्रूव की है, मतलब कि आपका डेट ऑफ अप्रूवल ये होगी। आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होगा फिर, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होगा 1 अप्रैल से 2001 से लेके 12 जून 2001 को, ये आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। देखो इस और इस पीरियड के बीच का पीरियड आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया, ठीक है। और आपका फायर कब हुई है, ये हुई है आपका एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के भी बाद में हुई है, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर नहीं हुई, उसके बाद हुई है। तो ये कौन सी होगी, ये आपकी नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, ठीक है। यहां पे देखो इन द इंस्टेंट केस, तो इन्होंने पूछा कैसे डिस्क्लोज करना है। सिंस फायर टुक प्लेस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड तो वही है, ठीक है। फायर इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड में कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं है इसकी, ठीक है। हाउएवर इन अकॉर्डेंस विद डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग नॉन मटेरियल नॉन रजिस्टिंग इवेंट शुड बी मेड, इसका क्या करना होगा आपको, डिस्क्लोजर्स वगैरह देने होंगे आपको, वही सारा लिख के आओगे डेफिनेशन जो आपको दे रखी थी कि डिस्क्लोजर्स वगैरह देने होंगे, उसका नेचर बताना होगा, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बताना होगा। फाइनेंशियल इंपैक्ट एस्टिमेट नहीं कर सकते हो तो आपको एक स्टेटमेंट डालनी होगी, द नेचर ऑफ एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है, विद रिगार्ड टू गोइंग कंसर्न बेसिस, इसका गोइंग कंसर्न के बेसिस से भी आपको इंपैक्ट डालना होगा, ठीक है। कि मतलब इसमें आंसर नहीं लिखे आओगे कंप्लीट, इसका घुमा फिरा के आंसर देना आपको। फॉलोड फॉर प्रिपरेशन दी कंपनी नीड टू डिटरमाइन, उसका बताना होगा कि आपको गोइंग कंसर्न बेसिस का वो एप्रोप्रिएटनेस चेक करना होगा, क्योंकि एक ही प्लांट था और डैमेज हो गया फायर की वजह से। इफ द इफेक्ट वो परवेसिव है, सो परवेसिव, तो आपको क्या करना होगा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आइदर इट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ट्रेडिंग और दैट इट हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो, ठीक है। इफ द इवेंट अफेक्ट ऑफ डिटरोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट इज सो परवेसिव दैट मैनेजमेंट डिटरमाइंस आफ्टर द, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दी फाइनेंशियल ईयर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस मे नॉट बी अप्रूव्ड, ये सारा बता के आना होगा आपको, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा के आ चुका हूं। इन केस फाइनेंशियल मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ए बेसिस अदर हाउ इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट इवन द फेयर नो एडजस्टमेंट, अगर मान लो ये गोइंग कंसर्न एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट हो फिर भी तो आपको कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। अगर आपको दिखता है कि कोई भी गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी, ठीक है, इस केस में, क्योंकि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में ऐसी कुछ घटना घटी आपकी, ठीक है, चाहे वो एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, आपको इंपैक्ट देना होता है उसका, ठीक है। उसका आपको गोइंग कंसर्न के अगर अप्रोप्रिएट नहीं है ना तो आपको उस पर इंपैक्ट देना रहेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ इन्होंने, इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ। ये देखो इन्होंने लिखा था कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करने हैं गोइंग कंसर्न बेस में, इफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में अगर वो इंटेंड करती है लिक्विडेट करने का या सीज या फिर नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू डू सो। और हमारा जो अब केस देखा था वो था डिटोरेशन का, अगर डिटोरेशन हो जाता है ऑपरेटिंग रिजल्ट या फाइनेंशियल पोजीशन में आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में इंडिकेट नीड टू कंसिडर वेदर, तो आपको कंसिडर करना होगा क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो आपको ये वाला पॉइंट ही उधर लिख के आना कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम डिविडेंड की। इफ एन एंटिटी डिक्लेयर्स डिविडेंड टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मेरे को ये बताओ कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना है इक्विटी को, इक्विटी की बात कर रहा हूं, इक्विटी वगैरह को आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, इक्विटी कौन सी होती है आपको पता है, इंडेक्स 109 करके आ चुके, आप इक्विटी को डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, तो ये बताओ आपने रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में किया तो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती वो पे करने की, ये लिखा है एन एंटिटी डिक्लेयर्स डिविडेंड टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में डिक्लेयर करती है, शैल नॉट रिकॉग्नाइज दोज डिविडेंड्स एज ए लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में मतलब कि पुरानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी रिलीज होने वाली है रिपोर्टिंग पीरियड की, उसके अंदर कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे इसको, दिस इज बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट द टाइम, क्योंकि उस टाइम तो ऑब्लिगेशन थी नहीं, आपने डिक्लेयर बाद में किया तो बाद में बनी है ना वो तो ऑब्लिगेशन। बट ये इंटरेस्ट वगैरह के केस में होगा, जो आप इंडेक्स 109 करके आ चुके, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन होती है, उसको चाहे आपने डिक्लेयर किया और ना किया बाद में, आपकी ऑब्लिगेशन है रिपोर्टिंग पीरियड की, तो आपको देना ही पड़ेगा वो, उसकी तो एडजस्टमेंट होगी। बट जो ये डिविडेंड है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, बाद में डिक्लेयर ना भी करते तो किसको क्या फर्क पड़ता है, कोई देने की जरूरत नहीं थी, फिर वो डिक्लेयर किया उस वजह से ऑब्लिगेशन बन गई, तो कब डिक्लेयर किया आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उससे रिलेटेड नहीं है तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी, दिस इज बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, सर डिविडेंड्स आर डिस्क्लोज, बट उसका डिस्क्लोजर करना होगा आपको नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 1 के अकॉर्डिंग। इसका इलस्ट्रेशन 10th और 11th करना है, इसका तो एक ही था ना हमारा, हाँ ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हो चुका है।
इसका 10th और 11th करते हैं। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर करता है डिविडेंड कब? 15 जून जुलाई 2002 को एज द रिजल्ट्स ऑफ ईयर 2001-2 के लिए डिक्लेयर करता है, एज वेल एज क्वार्टर वन एंडिंग 30th जून 2002 आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर अप्रूव्ड ऑन 20th जुलाई 2002 को फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। विल द डिविडेंड बी अकाउंटेड फॉर और विल इट बी अकाउंटेड इन द ईयर? तो इन्होंने साफ बोला है कि डिक्लेयर किया डिविडेंड कब? इस डेट को। कौन से ईयर के लिए? इस ईयर के लिए, एज वेल एज इस क्वार्टर वन के लिए, ठीक है। एंडिंग आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि उन्होंने उसने बेटर परफॉर्म किया था कौन से ईयर में? ईयर 1-2 में और क्वार्टर वन में, ठीक है। मतलब 30th जून तक, 1 अप्रैल 2001 से लेके 30th जून 2002 तक बेटर उसने परफॉर्म किया, जितने एक्सपेक्टेड था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर अप्रूव्ड। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब अप्रूव हुई है? 20th जुलाई 2002 को। कौन सी ईयर की? इस ईयर की, ठीक है। विल द डिविडेंड बी अकाउंटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर? कौन से ईयर में डिविडेंड डिस्क्लोज होना चाहिए? क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? नहीं, क्योंकि इसकी ओब्लिगेशन मेरी बाद में बनी। ये कब आएगा? ये बाद वाले ईयर में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। कहाँ गया? और इट विल बी डिस्क्लोज, डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन, इस ईयर में डिक्लेयर हुआ है। देयरफॉर द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स डिविडेंड डिड नॉट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। स्पीड में एग्जिस्ट नहीं करता था, देयरफॉर इट विल बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर। तो ये देखो, ये अकाउंट कौन से ईयर में होगा? 2002-3 में, नॉट इन 2001-2। इवन इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वर अप्रूव्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग हो गया ना, ऑब्लिगेशन नहीं है इसके। इट विल हाउएवर डिस्क्लोज इन द नोट्स, ये नोट्स में डिस्क्लोज होगा, इसमें 2001-2 के लिए। 11 What would be the treatment for dividends declared to redeemable preference shareholder after the reporting period but before the financial statements are approved for issue for the year? Whether Index 10 prescribes any accounting treatment for such dividends? ये देखो ये क्या कहता है, what would be the treatment? treatment पूछ रहे dividends डिक्लेयर किए जो redeemable preference shares after the reporting period किए उन्होंने डिक्लेयर, but before the financial statements approve होने से पहले, ठीक है, for the year इस पीरियड के लिए। Whether Index 10 prescribes any accounting treatment for such dividends? तो इसका बताओ क्या इसको ट्रीटमेंट करना है? हाँ, इसका करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसके ऊपर मेरी कंपल्सन होती है, ठीक है। ये मेरे को डिक्लेयर ना भी करता तब भी पे करना था, समझ रहे हो? ये लिखा है, और इंडेक्स डज नॉट प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, इसने इंडेक्स 10 ने कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बट इंडेक्स 32 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, ए प्रेफरेंस शेयर दैट प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी रिडम्पशन fixed or determinable amount at a fixed or determinable future date, or gives the holder the right to require the issuer to redeem the instrument at or after the particular date। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन दे दी इन्होंने कुल मिला के। द डिविडेंड पेमेंट्स टू सच प्रेफरेंस शेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द सेम वे एज इंटरेस्ट ऑन ए बॉन्ड। इंटरेस्ट ही तो ट्रीट करते थे ऐसे ऐसे, जिसमें मेरा मैंडेटरी होता था इंटरेस्ट, वो हमारा कहने को वो होता था डिविडेंड, बट इंटरेस्ट होता था वो। सिंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन टाइम बेसिस, वो टाइम बेसिस पे चार्ज होता है वहां पे इंटरेस्ट। द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेक्स 10 रिगार्डिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर इट्स। तो मतलब कि इंडेक्स 10 की रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको डिक्लेयर करना है, मतलब पे करना ही था, चाहे डिक्लेयर करते ना करते, नाम का डिविडेंड है वो, ठीक है। हमने उसका डीएनए चेक किया था अच्छे से, समझे? याद आया कुछ डीएनए के नाम से? सर आ रहा। अब हमारा रह गया थोड़ा सा, इसके बाद रहते हैं थोड़े से क्वेश्चन बस। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अगर नॉन कैश एसेट को ओनर्स को, इस केस में तो आपको अगर नॉन कैश एसेट देते हैं ओनर्स को तो इसको भी डिविडेंड पेबल मानना होगा। ए लायबिलिटी फॉर द डिविडेंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड एंड नो लॉन्गर एट द कंपनी डिस्क्रिप्शन। ये प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है अगर, तो आपको इसको डिविडेंड पेबल रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। मतलब कि ये नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, उस पीरियड में नहीं जाएगा, क्योंकि डिविडेंड वाला ही रूल लगेगा ना सिम इनिशियल मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट कैसे होगा? फेयर वैल्यू पे, नॉन कैश एसेट की फेयर वैल्यू पे, ठीक है। दी ओनर्स हैव अ चॉइस बिटवीन नॉन कैश एसेट, अगर ओनर्स के पास चॉइस है कि वो नॉन कैश एसेट पे ले या कैश पे, तो लायबिलिटी इज एस्टिमेटेड बाय कंसीडरिंग द फेयर वैल्यू। तो आपको हर ऑप्शन की वैल्यू कंसीडर करके लेनी होगी, उसकी फेयर वैल्यू निकालनी होगी। एंड द लाइक्लीहुड, और कौन सा वो लाइक्लीहुड है कि कौन सा चूज करना है, वो दोनों कंसीडर करना होगा आपको, अच्छे से कंसीडर करके करना होगा। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड ऑन द सेटलमेंट डेट द कंपनी मस्ट रीमेजर द डिविडेंड पेबल टू रिफ्लेक्ट द करंट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स।
एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड ऑन द सेटलमेंट डेट पे और रिपोर्टिंग पीरियड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट और सेटलमेंट डेट, जिस दिन सेटलमेंट है, द कंपनी मस्ट रीमेजर द डिविडेंड पेबल टू रिफ्लेक्ट द करंट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो कंपनी को रीमेजर करना होगा डिविडेंड पेबल टू रिफ्लेक्ट द करंट इफेक्ट। ठीक है, एनी चेंज अगर चेंज होता है उसका किसमें, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और सेटलमेंट डेट के उसमें डिविडेंड पेबल में, तो उसको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज डायरेक्टली इन इक्विटी, इक्विटी में डायरेक्टली उसको करना होगा। सेटलमेंट कैसे होगा, व्हेन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट द एसेट, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एसेट को, द डिफरेंस बिटवीन, जब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर जब एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट के कब उस एसेट का और कैरिंग अमाउंट डिविडेंड पेबल का, वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, समझे, ये कुछ नहीं था, ये नकली सा टॉपिक है, इतना कुछ नहीं है, इसका क्वेश्चन भी नहीं था कोई। अब डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं दे रखा, मैं आपको इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ, मेरी एक दो इलस्ट्रेशन और करवानी है आपको। ठीक है, एक तो मेरे को करवानी है इलस्ट्रेशन टू, इलस्ट्रेशन टू, ये कुछ खास नहीं है इसमें, नुनू मुन्नू सा, ये एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर करते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को इस पीरियड के लिए, क्वार्टर एंडिंग, तो मतलब कि ये एंड ऑफ पीरियड हो गया, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये अप्रैल टू जून का क्वार्टर का रिपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड फॉर इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये होगी डेट ऑफ अप्रूवल। तो मैं अब बता सकता हूं कि मेरा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा हो गया, हाँ, मेरा हो गया 1 जुलाई 2001 से लेके 15 जुलाई 2001 तक का पीरियड, ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। वेदर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब इस पीरियड के अंदर अगर कोई भी इवेंट अकर हुआ होगा, दैट इज ये डेट देखी, दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि जो इंटरम रिपोर्टिंग पीरियड में कोई कंडीशंस को एविडेंस देता है, मतलब कि कोई उससे रिलेटेड जो इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस या सिचुएशंस एग्जिस्ट करती थी इंटरम रिपोर्टिंग पीरियड में, सेल बी एडजस्टेड इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये कह रहे हैं कि क्या उसको एडजस्ट करेंगे, क्या उसको एडजस्ट करेंगे, अगर उस टाइम पे कंडीशन थी और इवेंट हुआ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में, इस पीरियड में कोई इवेंट हुआ है और जो इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड कंडीशंस मेरी इंटरम रिपोर्टिंग पीरियड में एग्जिस्ट करती है, तो हाँ उसको करेंगे, उसको करेंगे, क्योंकि हमारा वो ये नहीं देखते कि ईयरली ही होना चाहिए, इंटरिम भी तो हो सकता है वो रिपोर्टिंग पीरियड, ये हाँ इसको करेंगे हम एडजस्ट। ये देखा, इन अकॉर्डेंस विद द एंटिटी डिस्क्राइबिंग रिपोर्टिंग इज इन कंप्लायंस विद हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ, क्योंकि ये देखो व्हाट इज रिपोर्टिंग पीरियड हैज नॉट बीन डील्ड विद इन इंडेक्स 10 में नहीं बता रखा कि रिपोर्टिंग पीरियड किसको कहते हैं, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, उसकी वजह से हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग पीरियड इंप्लाइज दैट एनी टर्म फॉर विच रिपोर्टिंग इज डन बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर रिपोर्टिंग की जाती है बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्स 10, तो उसी को कहेंगे हम इंडेक्स 10 का रिपोर्टिंग पीरियड है। ठीक है, जिस भी पीरियड के लिए आप बना रहे हो, इंटरिम बना रहे हो, तो जिस पीरियड के लिए बना रहे हो ना उसी को कहेंगे हम, वो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है। अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन फॉर इंटरिम पीरियड बाय प्रिपेयरिंग आइदर कंप्लीट सेट और बाय प्रिपेयरिंग कंडेंस, कंप्लीट करो या वो कंडेंस सेट, तो हम उसको रिपोर्टिंग पीरियड मान लेंगे फिर भी। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद अब फर्दर, इसमें और तो कुछ दे नहीं रखा, वो ये मतलब मानेंगे उसको, देयरफॉर इन दिस स्टेट के इवेंट्स अकरिंग बिटवीन दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी एडजस्टेड इन दी, तो उसको एडजस्ट कर देंगे। ये दे रखा इन्होंने, और कुछ नहीं दे रखा था, वाला भी हो गया मेरा। और अभी कोई इलस्ट्रेशन फिफ्थ बचा हुआ है शायद से मेरा, इलस्ट्रेशन फिफ्थ करते हैं अभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट जरूर करके बताया करो यार, तुम करते नहीं हो लाइक कमेंट, मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दोगे पर्सनल कमेंट, बहुतों के आते हैं मेरे पास, बट यहाँ पे यूट्यूब पे भी तो करो ना आप कमेंट कि कैसे लेक्चर लग रहे हैं आपको। अब वहां पे आप करते हो सिर्फ मेरे को पता लगा, आपको पता लगा, बाकी जो और देखने आते हैं वीडियोज वगैरह और स्टूडेंट्स को नहीं लगता ना पता उससे कि कैसे लेक्चर्स हैं। वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग एंडेड 31 मार्च 2001 XYZ लिमिटेड मेड ए जनरल प्रोविजन, इन्होंने क्या किया, एक जनरल प्रोविजन बना दिया, कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे इस ईयर की। ठीक है, ये हो गया एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड।
इसने जनरल प्रोविजन बनाया 5% डेटर्स का। इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2001 ए डेटर ऑफ ₹2 लाख हैव सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ये फरवरी 2001 में एक डेटर ने हैवी लॉस अक्कर हो गया, अर्थक्वेक की वजह से उसको काफी लॉस हो गया। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ अब इससे पैसा आना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही आपको पता लगता है ना कि अरे यार विजय माल्या का तो बहुत घाटा हो गया, उसको पुलिस ने रेड पड़ चुकी है ऐसा करके, या फिर अर्थक्वेक आ गया उसकी तो पूरी बिल्डिंग ढह चुकी है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है, तो अब पैसा मिलना मुश्किल है। तो ऐसा मतलब किसी के साथ भी होता है। आप नॉर्मली भी देखते हो अपने आसपास कि अगर किसी के साथ अरे यार उसके तो फादर की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके फादर के ऊपर बहुत पैसा लग रहा है, तो शायद से अब उसके पास से पैसा नहीं मिलेगा मेरे को, या फिर अरे यार उसको तो बिजनेस में इतना तगड़ा लॉस हो गया तो शायद पैसा ना मिले, तो ऐसा हो जाता ना, तो मतलब मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इनको यही था कि अर्थक्वेक आ गया, उस वजह से उसको काफी अच्छा खासा लॉस हुआ है। उसका एक डेटर था उसको 2 लाख का, तो अब उसको लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी उसके पास। कंसिडरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक XYZ मेड ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दैट डेटर। उसने उस डेटर के लिए स्पेसिफिकली 50% का एक प्रोविजन बनाया है, अदरवाइज तो वो 5% बनाता है जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन तो वैसे ही है, वो कंडीशन या सिचुएशन नहीं माना जाता जनरल प्रोविजन, क्योंकि वो जनरली बना दिया, किसी सिचुएशन या कंडीशन को देख के नहीं बनाया मैंने, किसी एक डेटर की कंडीशन या सिचुएशन को देख के नहीं बनाया था। ठीक है, वो जनरल प्रोविजन वैसे ही मैं बना देता हूँ कि हाँ मेरे को लगता है कि सारों में से इतना हो जाएगा, तो वो सिचुएशन या कंडीशन नहीं प्रेजेंट करता, बट ये वाला सिचुएशन या कंडीशन प्रेजेंट कर गया मेरा। ये अर्थक्वेक हो गया, ये मेरा कंडीशन या सिचुएशन होगी, उसकी वजह से मैंने इतना वो बनाया, वो भी सिचुएशन कंडीशन होगी। अपार्ट फ्रॉम दी अबव, उसके अलावा इन अप्रैल 2001 द डेटर बिकम, अरे भाई साहब ये अप्रैल में बैंक करप्ट भी हो गया इसका डेटर, तो इनका कैन XYZ लिमिटेड प्रोवाइड फॉर द फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर इन दी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें इसका फुल लॉस के लिए प्रोवाइड कर देना चाहिए, मतलब कि इसका सारा प्रोविजन बुक कर देना चाहिए। हाँ इसका कर देना चाहिए। आपको इसमें ना यहाँ पे एक चीज नहीं दे रखी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल कब आया, तो आप इसमें एजम्पशन लेना कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं आया था इस डेट तक, क्योंकि इतनी जल्दी आता नहीं है, नॉर्मली 3-4 महीने लग जाते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूव करने में। ठीक है, तो आप ये एजम्पशन मानोगे कि नहीं आया, और ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर ही बैंक करप्ट हो गया है, मतलब कि उसका एविडेंस मिल गया है कि अब इससे पैसा बिल्कुल नहीं आने वाला, मतलब एक सर्टेनिटी मिल गई है कि अब इससे तो बिल्कुल पैसा नहीं आने वाला। पहले लग रहा था कि हाँ 50% ना आए शायद, अब मेरे को पता लग गया कि नहीं बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तो इसका क्या करूंगा मैं, सारे को ही मैं प्रोविजन बना दूंगा। ठीक है, सारे लॉस को प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि कंडीशन मेरी रिपोर्टिंग पीरियड में अर्थक्वेक आ गया था। ठीक है, और इवेंट कब हुआ मेरा, बैंक करप्ट हो गया, मेरे को ज्यादा बेटर सर्टेनिटी दे रहा, बेटर एविडेंस दे रहा वो, तो मैं इसको बुक कर दूंगा, सारे एडजस्टिंग इवेंट हो गए। तो इसमें क्या देगा, अकॉर्डिंगली फुल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू शुड बी मेड टू कवर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू द बैंकरप्सी ऑफ द डेटर इन द फाइनेंशियल फॉर द ईयर इन दिस केस अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल अप्रूव्ड बाय द, मतलब इन्होंने ये लिखा कि अप्रूव नहीं की थी अभी तक, आफ्टर अप्रैल के बाद अप्रूव करेंगे। XYZ लिमिटेड शुड प्रोवाइड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डेटर एज बैंकरप्ट। और इन्होंने साथ में ये भी पूछा वुड द आंसर बी डिफरेंट, क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर अर्थक्वेक हैड टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च 2001, अगर वो 31 मार्च 2001 के बाद आता है अर्थक्वेक, एंड देयरफॉर XYZ लिमिटेड डिड नॉट मेक एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन कॉन्टेक्स्ट दैट डेटर एंड मेड ओनली जनरल प्रोविजन, अगर उसने सिर्फ जनरल प्रोविजन बनाया होता, अर्थक्वेक ना आया होता तो नहीं, अर्थक्वेक बाद में आया, जनरल प्रोविजन हमारी कंडीशन या वो होती नहीं है कोई सिचुएशन, जनरल प्रोविजन है तो, और अर्थक्वेक आया मेरा बाद में, तो इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। इस केस में आपको डिस्क्लोजर वगैरह देना होगा, वो दे देना बस। ठीक है, इन केस अर्थक्वेक टेकन प्लेस आफ्टर नोट मेड एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाया था और बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड नो कंडीशन एग्जिस्टेड, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी थी, उसने जनरल प्रोविजन बनाया था सिर्फ विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है देखो। ठीक है, और इसके बारे में आप वो लिख के आओगे कि आपको इसका डिस्क्लोजर वगैरह क्या करना होगा, नॉन एडजस्टिंग का वो कर देना। ठीक है, अगर मेटेरियल वगैरह होगा तो उसको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं था, मतलब था इंपॉर्टेंट था, बट समझ आने के बाद तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर भी, ये वाला भी हमारा हो गया। इसके बाद कुछ और बचा क्या,
इलस्ट्रेशन 4 से हो गया था क्या? उस पर टिक नहीं लगा शायद से। इलस्ट्रेशन 4, हाँ हो चुका है, सबसे पहले ये गया था, बस टिक रह गया था उस पर लगना। अब आपको क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करना ही है। अब इसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस भी कवर कर लेना, ठीक है। और अब आपसे मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।